एक शाम सब्जुगेशन चर्च के नाइट्स जंगल में एक खास वैम्पायर यूजीन का शिकार करने जाते हैं, जो है हमारा मेन कैरेक्टर। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो उसे ढूंढ लेते हैं और ज्यादा समय गंवाए बिना कैप्टन अपनी तलवार यूजीन के शरीर में घुसा देता है, जो उसे चौंका देता है। लगता है यूजीन एक बहुत कमजोर वैम्पायर है जो लंबे समय से इंसानों से छुपकर रह रहा था। फिर वो उन नाइट्स को बताता है कि चर्च ने उसे आधे साल पहले देख लिया था, पर जानबूझकर उसे पकड़ने में देरी की ताकि लोगों में ज्यादा डर फैला सकें। जैसे कि सोचा था, यूजीन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर कैप्टन उसे एक ब्रेड की तरह आधा काट देता है। अपने आखिरी पल में वो सोचता है कि क्या वो बस एक बेकार चीज थी, और साथ ही वो एक और चांस की कामना करता है। अचानक वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक पुराने टेंट में पाता है जहां वो रहता था। ये वो समय था जब चर्च ने उसे ढूंढा नहीं था। टेंट को जांचने के बाद उसे समझ आता है कि वो किसी तरह से पास्ट में वापस आ गया है, चर्च का उसका शिकार करने से पहले के समय में। एक कमजोर वैम्पायर होने के नाते यूजीन ने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में इंसानों से छुपकर गुजारी है। चाहे उसे कभी इंसानी खून की प्यास नहीं लगी, एक दिन वो अपनी इच्छा के सामने हार गया, और उस एक गलती की वजह से ही वो चर्च की नजर में आ गया। तब से वो डर में जी रहा था और सिर्फ जानवरों का खून पीकर गुजारा कर रहा था। अब जब उसे एक और चांस मिला है, यूजीन इसका पूरा फायदा उठाने का सोचता है। वो जंगल के और अंदर जाता है, एक खास वजह से फॉरेस्ट के मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। क्योंकि वैम्पायर्स को खून से शक्ति मिलती है, वो जिस जीव का खून पीते हैं उनकी शक्ति ही ये डिसाइड करती है उनका खून कितनी एनर्जी दे सकता है। जब वो आखिर उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है, वो बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं लगता और सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा वैम्पायर कितना कमजोर है इसके हिसाब से, ये बेचारा बस उसके अटैक से मुश्किल से बचता है। अब तक उसका प्लान ये था कि वो उस मॉन्स्टर का खून पीकर अपनी जान बचाएगा, पर अब जब उसे पता है कि यह प्लान काम नहीं करेगा, वो कुछ और करने का सोचता है। मॉन्स्टर के शरीर पर एक स्क्रैच मारने की कोशिश में वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, पर उसकी तलवार इस जीव के शरीर को छूते ही टूट जाती है। वैम्पायर पूरी तरह चौंक जाता है। इस पल उसे समझ आता है कि उसका शुरू से ही कोई चांस नहीं था। बीस्ट उसे जंगल के दूसरी पार फेंक देता है और वो एक पेड़ से टकराता है, बुरी तरह घायल होते हुए। उसने बीस्ट की शक्ति को कम समझा था। बीस्ट, जो आमतौर पर जंगल में पाए जाते हैं, इन्हें रोमर्स भी कहा जाता है। यह डंजन मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि जानवरों का शिकार करने वाले जीव हैं। ज्यादातर रोमर्स उन जगहों में देखे जाते हैं जहां माना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उस जगह भी पाए जाते हैं जहां माना नहीं है, अक्सर अपने खुद के माना क्रिस्टल्स के साथ। वो सच में विश्वास करता है कि वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है अगर किसी तरह उसके हाथ माना क्रिस्टल लग जाए। पर उनकी शक्ति में जो फर्क है, उसे पता है कि उसे कोई चांस नहीं मिलेगा। मॉन्स्टर उसे एक पास की नदी में फेंक देता है और उसके शरीर के ऊपर वाले हिस्से को काट लेता है। यूजीन को अपना दूसरा चांस भी गंवाने का दुख होता है। वो हार मान लेने का सोचता है, पर अचानक यूजीन के दिमाग में एक उम्मीद की किरण आती है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक कमजोर बंदे की तरह नहीं जी सकता। पूरी गेम पलटने का सोचकर वो उस जीव की जबान को काट लेता है और उसका खून पी लेता है। उस पल गंजा और घायल वैम्पायर एक भयानक और शक्तिशाली जीव में बदल जाता है, अपने पूरे शरीर पर चमकते सिंबल्स के साथ, अपनी नई उम्मीद के साथ। यूजीन मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाता है और उसके माना क्रिस्टल की शक्ति भी अपने अंदर ले लेता है। वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। अब जब उसने इस लेवल की शक्ति पा ली है, सिर्फ एक ही चीज करना बाकी है, खून और जीत को पाना। अभी भी शौक में यूजीन सोचता है कि वो बस मॉन्स्टर से इतना खून पीना चाहता था कि जंगल का मास्टर बन जाए, पर उसने गलती से उसका माना क्रिस्टल भी खा लिया है, जो उसे और भी शक्तिशाली बना देता है। इसके रिजल्ट में अब उसके पास अपनी स्किन को डार्क स्केल्स में बदलने की शक्ति है, जो सूरज के खिलाफ एक सुरक्षित लेयर की तरह काम कर सकती है। उसे जंगल के मॉन्स्टर के बारे में तब पता चला था जब पिछली लाइफ में सोल्जर्स उसका शिकार कर रहे थे। मॉन्स्टर ने कुछ सोल्जर्स पर अटैक किया था और मॉन्स्टर इस सब में घायल हो गया था। यूजीन ने तब उसका कुछ खून पी लिया था, जिसने उसे इतनी शक्ति दी कि वो भागने से पहले काफी सोल्जर्स को नीचे गिरा सके। चाहे अब वो काफी शक्तिशाली है, यूजीन जानता है कि अब भी वो उस नाइट के बराबर नहीं है जिसने उसे मारा था, तो वो सोचता है उसे कुछ भी करने से पहले और शक्तिशाली बनना होगा। ये देखते हुए कि उस नाइट ने उसे आसानी से ढूंढ लिया, उसके इतना छुपने के बावजूद, यूजीन समझ जाता है कि शायद उस नाइट के पास मॉन्स्टर्स ढूंढने की स्किल है, और इसलिए उसे पता है कि छुपने से कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सूरज निकलने लगता है, तो यूजीन अपने टेंट की तरफ वापस जाने का सोचता है, क्योंकि अपनी नई शक्ति को टेस्ट करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। जब वो जाने के लिए मुड़ता है, एक छोटी पानी की स्पिरिट, जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती, उसे नदी को गंदा करने के लिए गाली देने लगती है। लेकिन वो शॉक्ड हो जाती है जब यूजीन उसे बीच में रोकता है, ये पूछने के लिए कि वो कौन है। चौंकते हुए स्पिरिट तुरंत बदल जाती है और यूजीन की तारीफ करने लगती है। वो अपना इंट्रोडक्शन नदी की गार्डियन मिरियन के रूप में देती है। मिरियन की कहानी से यूजीन सीखता है कि वो असल में पानी की मास्टर थी, तब तक जब तक उस मॉन्स्टर जिससे अभी यूजीन ने हराया है, उसने 15 साल पहले मिरियन से नदी छीन ली। मॉन्स्टर ने मिरियन को निकाल फेंका, पर यह सोचने के बाद कि दूसरे शिकार गंदे पानी के पास नहीं आएंगे, उसने मिरियन को नदी की सफाई की शक्ति की वजह से गुलाम बना लिया। जबकि मिरियन उसे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए थैंक्स कहती है। यूजीन देखता है कि उसके शरीर से एक टैटू गायब हो गया है।
उसके पास अपने शुरू के दिनों की यादें नहीं हैं, तो उसे नहीं पता कि ये टैटूज कैसे बने। 10 टैटूज में से एक को गायब होते देखकर उसे लगता है कि शायद वो किसी श्राप से बाहर आ रहा है। उसके बाद यूजीन वहां से जाने का डिसाइड करता है, तो वो मिरियन से कहता है कि जंगल की अच्छे से सुरक्षा करे। पर मिरियन काफी दुखी है क्योंकि लोग उसे आमतौर पर नहीं देखते। वो लंबे समय किसी से बातें करना चाहती थी और अब जो एक इंसान उसे देख सकता है वो भी जा रहा है। जब वो अपनी चिंता बताती है, यूजीन उसे कहता है कि वो नदी साफ करने पर ध्यान दे, बताते हुए कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। मिरियन उसे कुछ साफ पानी ऑफर करके रोकने की कोशिश करती है, पर यूजीन उस पर ध्यान नहीं देता। कई दिन बाद एक छोटे शहर में कुछ गांव वाले गांव के चीफ को एक खास लाल आंखों वाले मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं जो लंबे समय बाद वापस आया है। दरअसल लाल आंखों वाला मॉन्स्टर यूजीन ही है और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की जगह वो हर 5 दिन में गांव आता है उन्हें मरे हुए जानवर देने के लिए। इस बार वो पिछली बार से ज्यादा जानवर लाया है। जब गांव का चीफ उससे मिलता है, यूजीन बताता है कि वो अपनी बीमारी से ठीक हो गया है और यह खुशी की न्यूज़ सबको देने आया है। पहली बार 10 सालों में जब से वो एक दूसरे को जानते हैं, वो अपना चेहरा दिखाता है और गांव वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वो कितना सुंदर दिखता है। कुछ तो सोचते हैं कि शायद वो किसी रॉयल फैमिली से है। वो बताता है कि पहले गांव से मिली मदद की वजह से वो उनका एहसान चुकाने आया है। फिर वो उन्हें कहता है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो उसे बुलाएं। जब वो जाता है तो मिरियन, जो पूरे समय उसके साथ थी, पूछती है कि एक वैम्पायर इंसानों के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है, और वो बताता है कि सोल्जर्स जल्दी गांव में आएंगे और सारे लोगों को मार देंगे। अपनी पास्ट लाइफ में सोल्जर्स एक लड़के को किडनैप करने आए थे, तो उन्होंने पूरे गांव को सबूत मिटाने के लिए मारने का सोचा था। वो विश्वास करता है कि अगर वो उस एक घटना को होने से नहीं रोकेगा तो वो समय आएगा जहां नाइट्स उसकी जगह छीन लेंगे। मिरियन सोचती है कि यूजीन इस सब के बारे में कैसे जानता है, पर उस पर विश्वास करने का डिसाइड करती है क्योंकि वो आम बंदे से बहुत आगे लगता है। अचानक वो सोल्जर्स के एक ग्रुप से टकराते हैं जो यूजीन को एक गांव वाला समझ लेते हैं, इस डर से कि वो बाकी लोगों को उनके आने के बारे में बता देगा। एक आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर यूजीन आसानी से सिर्फ अपने हाथों से उसका सर काट उड़ाता है। यूजीन जानता है कि उसे गांव के लोगों का ट्रस्ट जीतना है, पर अभी उसके पास एक ज्यादा जरूरी काम है, अपनी नई शक्तियों को टेस्ट करना। जंगल में सोल्जर्स ग्रुप के सामने खड़े यूजीन सोचता है कि यह उसकी शक्तियों को टेस्ट करने का सबसे अच्छा समय है। ये देखकर कि यूजीन ने आसानी से उनमें से एक को अपने हाथों से मार डाला, सोल्जर्स को समझ आता है कि वो एक वैम्पायर है, क्योंकि वैम्पायर्स पर चर्च की तरफ से रिवॉर्ड रखा गया है। लोग उसे रिवॉर्ड के लिए जिंदा पकड़ने का सोचते हैं, लेकिन जब उनमें से कुछ इस काम के लिए यूजीन पर अटैक करते हैं, उनका हाल भी पहले वाले सोल्जर की तरह होता है। अब यह जानते हुए कि वो कोई आम वैम्पायर नहीं है, सोल्जर्स उसे मारकर उसका सर वापस ले जाने का सोचते हैं, जबकि उनमें से कुछ अपने भयानक वेपन्स के साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूजीन बिना किसी दिक्कत के उन्हें आसानी से मार देता है, बाकी सोल्जर्स को डराते हुए। फिर रात का अंधेरा फैलने लगता है और यूजीन सोचता है कि बाकी सोल्जर्स का भी काम तमाम है। उस रात यूजीन गांव वालों को सोल्जर्स की लाशों तक ले जाता है। जब वो पूछते हैं कि क्या ये सब उसने किया, तो वो बताता है कि उसे वापस जाते हुए ये लाशें मिली थीं। फिर वो उन्हें कुछ वुल्व्स की डेड बॉडीज दिखाता है और इस पूरी घटना का जिम्मेदार इन वुल्व्स को बना देता है। फिर वो उन्हें कहता है कि उसने कुछ वुल्व्स को मार दिया, पर उनमें से बहुत से वुल्व्स भाग गए। जब गांव वाले सोल्जर्स की लाशों की जांच करते हैं, उन्हें पंजों के निशान मिलते हैं, तो वो इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि इन्हें वुल्व्स नहीं मारा है। यूजीन उन्हें कहता है कि बॉडीज को ऐसे खुले में छोड़ना अच्छा नहीं होगा, तो गांव वाले उन्हें गांव में वापस दबाने का सोचते हैं। जबकि मिरियन, जो पूरे समय वहां थी, सोचती है कि यूजीन अपनी इमेज बचाने करने और गांव वालों का भरोसा जीतने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। वो कहता है कि अगर वो पहले चले गए होते तो इतना झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे याद आता है कि वुल्व्स तब आए थे जब यूजीन ने सोल्जर्स को मार दिया था, तो उसने समय गंवाए बिना वुल्व्स को मारकर सोल्जर्स की मौत का इल्जाम उन पर डाल दिया। मिरियन सोचती है कि यूजीन के इतना सावधान होने के पीछे शायद कोई बड़ा प्लान है। थोड़ी देर बाद यूजीन गांव के चीफ को एक चिट्ठी देता है जिसे वो कहता है कि उसे लाशों के पास से मिली। चिट्ठी चेक करते हुए चीफ कहता है कि यह सील सर टर्विन के घर का लगता है। जब वो इसे पढ़ता है तो वो ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि फेल्ड गांव वालों में से एक शायद सच में टर्विन का बेटा है। थोड़ी देर पहले जब ब्लैक वुल्फ दिखा था, बाकी सोल्जर्स को समझ आ चुकी थी कि भागने के लिए बहुत देरी हो गई है, तो उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने का सोचा। एक एक करके अटैक करने की जगह उन सब ने एक साथ यूजीन पर अटैक करने का सोचा, पर जैसा सोचा था उनका भी वही हाल हुआ था। यूजीन ने एक आदमी को जानबूझकर बचा लिया था और उससे अपने सारे सवालों के जवाब निकलवाए। उस आदमी ने बताया कि उन्हें लॉर्ड टर्विन के बेटे कमारा विर्थल टर्विन ने भेजा था फेल्ड को किडनैप करने के लिए, ताकि उनका परिवार किसी बड़ी समस्या से बच सके। यूजीन जानता है कि वर्थल टर्विन कैसा इंसान है, तो वो पक्का कह सकता है कि उस जैसा नाइट कभी अपने सोल्जर्स को गांव वालों को मारने के लिए नहीं भेजेगा। वो फिर सोचता है कि शायद ये सोल्जर्स खुद की किसी वजह से गांव वालों को मारने आए होंगे। उसकी पिछली लाइफ में पूरे गांव के गायब होने की वजह से ही जांच शुरू हुई, जिससे वो वर्थाल के हाथों मारा गया। सारी जरूरी जानकारी लेने के बाद उसने उस बंदे को भी मार दिया था और उसका शरीर बाकियों के साथ फेंक दिया। वुल्व्स पर ध्यान देने से पहले, जो पहले से इकट्ठे होने लगे थे,
जब गांव वालों को समझ आता है कि उन्हें फेल्ड को टर्विन के कासल तक ले जाना है, वो घबरा जाते हैं क्योंकि सोल्जर्स जिन्हें फेल्ड को वापस ले जाना था वो अब नहीं रहे। इस सब के बीच यूजीन फिर उन्हें कहता है कि उनकी जगह वो ये काम करने के लिए तैयार है। जब वो उसे कहते हैं कि उसे उनके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, वो उन्हें कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो उन्हें अपने बारे में सबसे बड़ा सीक्रेट बताने का सोचता है। उसका नाम जॉन यूजीन है और वो असल में एक नाइट है। अभी भी जंगल में खड़े गांव वाले ये सुनकर चौंक जाते हैं कि यूजीन एक नाइट है। चाहे मिरियन काफी चिंतित है कि गांव वाले उसका झूठ पकड़ लेंगे, यूजीन बहुत रिलैक्स्ड लगता है। ये देखते हुए कि गांव वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि फेल्ड टर्विन का बेटा है, वो बता सकता है कि उन्होंने पहले कोई नोबल नहीं देखा। वो पूछते हैं कि वो सालों से सबसे छुप क्यों रहा है, सोचते हुए कि क्या ये कोई खास नाइट ट्रेनिंग है। पर यूजीन जवाब देता है कि कुछ खास हालात की वजह से उसे लोगों से दूर जाकर जंगल में रहना पड़ा। गांव वाले फिर सोचते हैं कि वो जंगल में इतने लंबे समय तक अकेले तबाही रह पाया क्योंकि वो एक बहुत स्किल्ड नाइट है। गांव का चीफ यूजीन की तारीफ करता है पर उसे कहता है कि उनका गांव गरीब है और वो उस जैसे नाइट को कुछ नहीं दे सकते। यूजीन कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बस रात गुजारने के लिए जगह की मांग करता है। खुशी खुशी चीफ उसे अपने घर में रात बिताने का कहता है। अगली सुबह जब यूजीन उठता है, वो अपनी उंगलियों को डार्क स्केल्स से कवर करके सूरज की रोशनी में रखने का एक्सपेरिमेंट करता है। इससे वो जान पाता है कि सच में स्केल्स सूरज से सुरक्षा करते हैं, पर एक खास हद तक। जबकि मिरियन पूछती है कि उसके इतना झूठ बोलने के पीछे क्या प्लान्स हो सकते हैं। यूजीन बोलता है कि इंसान दूसरे इंसान पर उसकी बातों से ज्यादा उसके काम पर विश्वास करते हैं और यह उसे बहुत सी समस्याओं से बचाएगा। वो ये भी कहता है कि चाहे थोड़ा चांस है कि वो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा, उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी यहाँ से चला जाएगा। फिर वो अपने शरीर को पूरी तरह कवर करता है और यात्रा की तैयारी के लिए बाहर जाता है। फेल्ड के साथ जाने से पहले गांव का चीफ यूजीन को एक नोट देता है टर्विन को देने के लिए, ताकि वो उन्हें गलत न समझे। बच्चे के साथ निकलते हुए यूजीन कहता है कि वो उसे यूज करके एक असली नोबल बनेगा, जबकि वो आगे बढ़ते हैं। यूजीन काफी शॉक्ड होता है जब उसे पता चलता है कि फेल्ड पढ़ सकता है। फेल्ड बताता है कि चाहे उसकी मरी हुई माँ छोटे परिवार से थी और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसने किसी तरह उसे पढ़ना सिखा दिया था। वो अब शॉक्ड है ये पता चलने पर कि शायद जिसने उसे सिखाया वो सर टर्विन थे। यूजीन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर फेलेड से कहता है कि उसे पढ़ना सिखा दे, और फेलेड काफी चौंक जाता है क्योंकि पढ़ना नाइट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। यूजीन फिर बताता है कि उसका परिवार बहुत पहले खत्म कर दिया गया था और यह पूरे समय चिट्ठियां नहीं थीं जिन्होंने उसे जिंदा रखा, बल्कि एक तलवार थी। जैसा सोचा था, फेल्ड पूरी कहानी पर विश्वास कर लेता है और उसे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। फिर वो बताता है कि लोगों की फैलाई अफवाहों की वजह से उसे भी यूजीन पर शक होता था, पर अब वो अपनी खुद की आंखों से उसे जांचने की कोशिश करेगा, झूठी अफवाहों से नहीं। वो यूजीन को पढ़ना सिखाने के लिए मान जाता है ताकि उसे दूसरों के सामने एम्बैरेस्ड न होना पड़े, जबकि वो यूजीन से अपने बारे में और बताने को कहता है। दूर से एक तीर फेल्ड की तरफ चलाया जाता है। यूजीन की तेज स्किल्स की वजह से वो तीर को फेल्ड की आंख में लगने से ठीक पहले रोक लेता है। फिर पता चला है कि अटैक करने वाले डाकू थे, जबकि डाकू उन्हें डराने और लूटने की कोशिश करते हैं। यूजीन अपना आपा खो देता है और अपनी तलवार निकालकर एक के बाद एक का सर काट देता है, फेल्ड को पूरी तरह चौंका देते हुए। डाकुओं से निपटने के बाद वो सोचता है कि इंसान अपने से कमजोर लोगों का शिकार करना क्यों पसंद करते हैं। फिर वो फेल्ड की तरफ मुड़ता है, पूछते हुए कि क्या वो पढ़ना सीखने के बाद इस चीज को समझ पाएगा। वो छोटे बच्चे का चेहरा पकड़ता है और उससे कहता है कि वो उसके बारे में जो चाहता है समझ सकता है, पर उसे विश्वास दिलाता है कि जब तक वो उसके साथ है उसको खून की एक बूंद भी नहीं छू सकती। अपनी यात्रा जारी रखते हुए यूजीन और फेल्ड एक मार्केट में पहुंचते हैं जहां वो कुछ लोगों को लालची व्यापारियों के द्वारा धोखा खाते देखते हैं। फेल्ड फिर यूजीन को बताता है कि कैसे गांव का चीफ इस सब को देखकर हमेशा गुस्से में आ जाता है जब भी वो उसे मार्केट में साथ ले जाता है। फिर वो यूजीन को चेतावनी देता है कि अगर वो कुछ बेचना चाहता है तो सावधान रहे ताकि वो भी धोखा ना खा जाए। लेकिन यूजीन, जो बिल्कुल कंगाल है, उसे पता है कि सावधान रहने के लिए उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। फिर वो कुछ ब्लैक वुल्फ लेदर को बेचने का सोचता है जो वो साथ लाया था। जब वो उन्हें एक शॉपकीपर को दिखाता है, वो आदमी खुश लगता है क्योंकि उस तरह का लेदर पाना और ऊपर से इतनी ज्यादा काफी मुश्किल होता है। शॉपकीपर यूजीन को जांचने के लिए उसे ध्यान से देखता है और ये देखने के बाद कि यूजीन यहाँ सिर्फ घूमने आया है, वो सोचता है कि इसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। वो आदमी यूजीन को कहता है कि लेदर बहुत खराब लग रही है और इस वजह से वो उसे सिर्फ 18 सिल्वर कॉइन्स देगा। जब वो यूजीन की आंखों में देखता है और उसकी तेज नजर नोटिस करता है, उसे अजीब सी वाइब्स आती हैं, तो वो उसे 23 सिल्वर कॉइन्स देने का सोचता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक वो आदमी लेदर के लिए 30 सिल्वर कॉइन्स देने के लिए मान नहीं जाता। अनजान यूजीन मान जाता है और वो डील कर लेते हैं। उसी शाम यूजीन, जिसने कपड़े बदल लिए हैं, आग के पास बैठकर एक कागज पर लेटर्स को घूर रहा है। मिरियन उसके कपड़ों की तारीफ करती है। यूजीन, जिसे समझ नहीं आया कि शॉपकीपर लेदर की प्राइस क्यों बढ़ाता गया, सोचता है कि शायद वो एक अच्छा इंसान था। मिरियन यूजीन को कहती है कि उसे और भी अच्छे कपड़े लेने चाहिए थे,
पर यूजीन जवाब देता है कि उसे सिर्फ कुछ ऐसा चाहिए जो सूरज की रोशनी ब्लॉक करने में मदद कर सके। मिरियन फिर बीच में बोलती है, कहते हुए कि एक वैम्पायर के रूप में यूजीन को एक लग्जरी जिंदगी जीनी चाहिए, ना कि इस तरह के कपड़ों में घूमने वाली। मिरियन के पास जितनी जानकारी है, यूजीन सोचता है कि क्या मिरियन सच में सिर्फ एक नदी में रहती थी जैसे कि उसने बताया था। मिरियन फिर बताती है कि असल में वो स्पिरिट्स की दुनिया में थी और वहीं से उसने सब कुछ सीखा जो वो जानती है। फेल्ड थोड़ी देर बाद वहां आ जाता है और यूजीन से पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है। मिरियन की पहचान छुपाते हुए यूजीन जवाब देता है कि वो खुद से बात कर रहा था। फेल्ड फिर अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है। दरअसल एक रैबिट की स्किन निकालते समय उसे वो घटना याद आ गई जब यूजीन ने उस दिन डाकुओं के सर काटे थे, जिसने उसे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। बैठने के बाद वो यूजीन को पढ़ना और लिखना सिखाना फिर से शुरू करता है। उसके तेज दिमाग की वजह से यूजीन पहले से ही कुछ वर्ड समझ गया है, पर अभी भी कुछ चीजें उसे कीड़े जैसी लगती हैं। वो फेल्ड से पूछता है कि क्या सीखना इतना आसान होता है, और फेल्ड जवाब देता है कि वो बस एक जीनियस है। फिर वो बताता है कि कैसे वो भी बहुत जल्दी सीखने जाता था जब उसकी माँ उसे सिखाती थी। यूजीन कहता है कि सिर्फ पढ़ना और लिखना जानना शायद फेल्ड के लिए एक रात में नोबल का बेटा बनने के लिए काफी नहीं होगा, और वो इस बात से अग्री करता है। जबकि फेल्ड मानता है कि उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि लॉर्ड टर्विन उसका इतने अच्छे से स्वागत करेगा। कुछ सोल्जर्स उन्हें बीच में रोकते हैं, जो पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ कैंप कर सकते हैं, उनके हथियार और कपड़े देखते हुए। यूजीन बता सकता है कि वो असली सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स से अलग जिन्हें उसने मारा था। जब वो लोग पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, यूजीन सोचता है कि झूठ बोलने से सिर्फ शक ही बढ़ेगा, तो वो उन्हें सच बता देता है। वो सोल्जर्स भी उसी तरफ जा रहे हैं। वो कैंप करने की जगह के बदले दारू, पानी और मीट ऑफर करते हैं, पर यूजीन शक किए बिना नहीं रह सकता। जब कैप्टन और एक और सोल्जर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, यूजीन उन्हें कहता है कि वो एक नाइट है, जो उन्हें चौंका देता है। रॉबिन, उनमें से एक, सोचता है कि शायद यूजीन झूठ बोल रहा है, तो वो उसे छेड़ता है, उसे मनवाने की कोशिश करते हुए कि वो सच में कौन है। उसके अकॉर्डिंग जो वो जानता है, नाइट्स के पास घोड़े और खास कवच होना चाहिए, और जैसा दिख रहा है यूजीन के पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से वो ये भी कहता है कि उसने कभी उसके या उसके परिवार के बारे में नहीं सुना, क्योंकि यूजीन पहले से फेल्ड को बता चुका है कि वो एक नाइट है। वो सोचता है कि इस बात को बदलना बेवकूफ़ी होगी। उसे पता है सोल्जर्स बस कैंप करने की जगह के लिए आए हैं, पर वो सोचता है कि अगर वो ऐसा बर्ताव करते रहे तो चीजें खराब हो जाएंगी। ऊपर से उनकी संख्या देखते हुए उसे पूरा विश्वास है कि वो उन सबको आसानी से मार सकता है। फिर वो आहिस्ता से अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक बार फिर जरूरी काम करने की तैयारी करता है। जंगल में यूजीन रॉबिन को घूरता है, जो उस पर झूठा नाइट होने का इल्जाम लगा रहा है। वो सारे सोल्जर्स को मारने का सोचता है, पर जब वो अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है, पार्टेक, कैप्टन, रॉबिन को पकड़ता है और एक पंच से उसे बेहोश कर देता है। यूजीन और फेल्ड इस बात से शॉक्ड हैं, पर पार्टेक यूजीन से रॉबिन के बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है, उसके सामने झुककर और उसे सर कहते हुए, और यह उसके साथी सोल्जर्स को भी शॉक कर देता है। यूजीन उसे माफी कर देता है और उसे कहता है कि अपने ग्रुप के साथ बैठ जाए, जबकि पार्टेक खुशी से उसकी बात मान लेता है। यूजीन सोचता है कि उसे जल्दी से एक असली नाइट बनना होगा बेकार के शक से बचने के लिए। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स यूजीन की आग के थोड़ा पास ही एक और आग जलाते हैं। रॉबिन अचानक उठ जाता है और वो एक पल के लिए अपना नाम भी भूल जाता है और सोचता है कि वो कहाँ है। गुस्से में पार्टेक उसे बुद्धू कहता है और पूछता है कि वो बिना किसी डर के एक नाइट पर अटैक कैसे कर सकता है। वो उस बच्चे को सर पर मारकर समझाता है और कहता है कि वो सिर्फ उसकी वजह से जिंदा है। वो रॉबिन को डांटता है, जो ये समझ नहीं पाता कि कैप्टन को यूजीन से इतना डर क्यों लग रहा है। पार्टेक रॉबिन को कहता है कि उसे सिर्फ शक्ल देखकर बंदे को जज नहीं करना चाहिए। पार्टेक रॉबिन को बताना शुरू करता है कि यूजीन ने लाइकेंथ्रोप लेदर पहना है, जिसकी कीमत कम से कम 10 सिल्वर कॉइन से ज्यादा होगी। यह जानकर रॉबिन दंग रह जाता है कि यह उसकी पूरे महीने की कमाई कम से कम 3 गुना ज्यादा है। पार्टेक फिर बताता है कि उसने यूजीन को पहले पढ़ते देखा, तो पढ़ा लिखा होने की वजह से वो एक आम इंसान से ऊपर है। पार्टेक आगे कहता है कि कैसे यूजीन रॉबिन की गलती की वजह से अपनी तलवार निकालने वाला था और वो सब मार दिए जा सकते थे, या फिर उनमें से 2 सोल्जर्स बच सकते थे। यह सुनकर रॉबिन पार्टेक से पूछता है कि उसे यह कैसे पता, और पार्टेक उसे कहता है कि उसने देखा था कि यूजीन का राइट हाथ उसके कपड़ों में और उसका लेफ्ट फुट थोड़ा पीछे था। उस पोजीशन को देखकर उसे पता चल गया कि यूजीन अपनी तलवार चलाने में कितना स्किल्ड है, तो उसने जल्दी से कुछ करने का सोचा, रॉबिन का सर उड़ने से बचाने के लिए। रॉबिन फिर पार्टेक पर चिल्लाता है, कहते हुए कि पार्टेक उसे रोक सकता था। विश्वास ना करते हुए पार्टेक सोचता है कि रॉबिन नहीं जानता नाइट सच में कितने शक्तिशाली होते हैं, तो वो उसे समझाता है कि नाइट कौन होता है। एक नाइट वो होता है जो एक पुराने परिवार में पैदा होता है, जो बचपन से तलवार चलाता है और अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करता है अपनी स्किल्स को अच्छा करते हुए प्रोफेशनली दूसरों से लड़ने के लिए। वो खुशी से डंजन्स में जाते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और फिर वापस आते हैं इंसानों को काटने के लिए, जबकि साथ में मिलिट्री अचीवमेंट्स जमा करते हैं। वो असल में नोबल्स के द्वारा जाने जाते हैं और उन्हें ऑफिशियली नाइट्स बना दिया जाता है।
पार्टेक उसे कहता है कि नाइट होने का नाटक करना एक बड़ा अपराध है, पर जो और भी बुरा है वो ये कि अगर यूजीन झूठ बोल रहा है तो वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अपनी स्किल्स पर बहुत विश्वास है। सिर्फ बहुत कम लोग नाइट बनने के लिए चुने जाते हैं, तो यूजीन के लिए, जो इतना जवान दिखता है और खुद को एक नाइट बताता है, नाटक करने से अच्छा है कि वो सब सच बता दे। चिंतित रॉबिन पार्टेक से पूछता है कि क्या यूजीन उससे ज्यादा शक्तिशाली है, और पार्टेक को लगता है कि ऐसा ही है। फिर वो कहता है कि यूजीन टर्विन के कासल की तरफ जा रहा है, तो उसके जाने की यह वजह हो सकती है कि वो पास के डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता है। ये सोचकर कि वो एक ही जगह जा रहे हैं, पार्टेक जानता है कि वो यूजीन से मिलेगा। यूजीन जो चुपके से उनकी बातें सुन रहा था, सीखता है कि नाइट का टाइटल कितना भारी होता है। वो टीम को जांचता है और देखता है कि वो अच्छे से ट्रेंड किए गए सोल्जर्स हैं, तो वो सोचता है कि टर्विन परिवार ने उन निकम्मे लोगों को क्यों हायर किया जब ज्यादा अच्छे लोग थे। यूजीन को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इसे इग्नोर करता है और पार्टेक और रॉबिन के पास जाता है, उनसे पूछने के लिए कि क्या वो उसके साथ यात्रा करेंगे, क्योंकि वो एक ही जगह जा रहे हैं। रॉबिन और पार्टेक ये देखकर अंधे हो जाते हैं कि यूजीन कितना सुंदर दिखता है, और वो उसकी ऑफर मान लेते हैं। अगली सुबह वो मार्टेला पहुंचते हैं, टर्विन के इलाकों में से एक। जब वो शहर से गुजरते हैं, यूजीन देखता है कि क्योंकि उसका नाइट वाला भेस अभी भी काम कर रहा है, वो उस जगह पर पहुंचने से पहले कुछ काम की जानकारी ले सकता है। जिस बात की उसे चिंता है वो यह है कि टर्विन पहुंचने के बाद क्या होगा। अचानक मिरियन सामने आती है और उसे बताती है कि वो सोल्जर्स से लॉर्ड टर्विन के बारे में जानकारी ले आई है। दरअसल बूढ़े आदमी की सेहत इतनी खराब है कि वो किसी भी पल मर सकता है। साथ ही एक नया डंजन है जो कुछ समय पहले ही इस इलाके में खुला है, जो अगर वो साफ कर ले तो वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर उस परिवार के पास ना पैसा है ना सोल्जर्स, तो वो डंजन को एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं खोल सकते। मिरियन, जो फेल्ड के बारे में चिंतित है, पूछती है कि उसके साथ क्या होगा अगर टर्विन का लॉर्ड मर गया, क्योंकि बच्चा अनाथ हो जाएगा और अपने से शक्तिशाली लोगों का शिकार बन सकता है। पर वो यह देखकर चौंक जाती है कि यूजीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजीन फेल्ड की तरफ वापस देखता है और सोचता है कि क्या फेल्ड को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसका फादर उसे मरने से पहले उसे देखना चाहता है। वो नोट करता है कि उस पल से उनकी किस्मत बदलने वाली है। थोड़ी देर बाद वो रोज कासल पहुंचते हैं, जो टर्विन परिवार का है। वो देखते हैं कि जगह कितनी बड़ी है, और मिरियन यूजीन को कहती है कि वो जल्दी से अमीर बने ताकि वो भी ऐसे कासल में रह सके। कासल गेट पर पहुंचने पर कमारा टुर्विन, सबसे बड़ा बेटा, उन्हें रोकता है और उनका काम पूछता है। पर्टेक अपने आदमियों का कमारा से इंट्रोडक्शन कराता है, कहते हुए कि वो पाइलिंग कंपनी के द्वारा भेजे गए सोल्जर्स हैं। जब कमारा को पता चलता है कि सोल्जर्स उनका सामान लाए हैं, वो उन्हें अंदर जाने देता है और उन्हें सामान उतारने को कहता है। यूजीन दूसरी तरफ उनसे अलग चलता है, तो कमारा पूछता है कि वो कौन है, और यूजीन अपना इंट्रोडक्शन एक नाइट के रूप में देता है, जो कमारा को शॉक कर देता है। पर उसे अपना काम बताने से पहले एक और आवाज कमारा को गुस्से से बुलाती है उसका काम छीनने के लिए। यूजीन उस आवाज को तुरंत पहचान लेता है और वेथरल को देखता है, वैम्पायर हंटिंग यूनिट का कमांडर, जिसने पिछली लाइफ में उसका घर ढूंढा था और उसे मार डाला था। कासल के गेट पर वेथरल अपने भाई से पूछता है कि वो उसका काम क्यों कर रहा है। फिर कमारा उसे याद दिलाता है कि बड़ा कौन है और उसे जो करना है करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। जबकि भाई लड़ रहे हैं, यूजीन वेथराल को ब्रोजविन के चीफ की चिट्ठी दिखाता है, पर वेथराल की चिट्ठी पकड़ने से पहले यूजीन उसे कमारा को दे देता है। कमारा उसे पढ़ता है और उसे पता चला है कि कैसे फेल्ड को लाने भेजे गए सोल्जर्स वुल्व्स के द्वारा मार दिए गए। उसे पता चलता है फेल्ड उनके फादर का तीसरा बेटा है और उनका नया भाई भी। वो फेल्ड से आराम से मिलता है, कहते हुए कि उनके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वेथराल के लिए वो बच्चे को गुस्से से घूरता है और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि फेल्ड को अंदर ले जाएं और उसे दूसरे कपड़े दें। फेल्ड चौंक जाता है जब एक गार्ड उसे पकड़ता है और अंदर ले जाता है। जब वेथरल गुस्से में चला जाता है, यूजीन उसे रुकने को कहता है और अपने रिवॉर्ड के बारे में बात करना चाहता है। वो वेथरल से कासल के लॉर्ड से मिलने की परमिशन मांगता है, पर वेथरल गुस्से से मना कर देता है। वो यूजीन को कहता है कि उनके फादर ठीक नहीं है, तो वो उसे सोने के सिक्के देगा और कहता है कि यूजीन वहां से चला जाए। यूजीन बताता है कि उसने कासल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, पर वेथराल उसे घूरता है, उसे कहते हुए कि ये सब बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद से हटकर कमारा उसको फादर से मिलवाने के लिए मान जाता है। उसको ये कोई बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि वो फेल्ड को अपने फादर से मिलवाने वाले हैं, तो यूजीन के उन्हें देखने में कोई समस्या नहीं है। वेथराल मना करता है, कहते हुए कि उनके फादर दिन में नहीं उठते और एक अनजान आदमी के लिए उन्हें देखना सही नहीं होगा। यह कमारा को उसे छेड़ने पर मजबूर करता है, उसे याद दिलाते हुए कि घर का बड़ा कौन है। फिर वो यूजीन से सॉरी बोलता है, कहते हुए कि वो वेथराल के दिए स्केड्यूल को देखते हुए उनके फादर से नहीं मिल सकता। इसके साथ वो यूजीन को जाने का कहता है और फेल्ड को अंदर ले जाता है। यूजीन समझता है कि कमारा का शुरू से ही उसे अपने फादर से मिलने देने का कोई इरादा नहीं था। अचानक एक लंबा आदमी कई आदमियों को उठाए वेथराल को आवाज देता है और आदमियों को जमीन पर ऐसे फेंक देता है जैसे आलू की बोरी हो। वो शॉक्ड नोबल को बताता है कि आदमियों को ट्रेनिंग करने की जगह गांव वालों से चोरी करते पकड़ा गया, तो वो उन्हें उसके पास लाया।
फिर वो वेथराल से परमिशन मांगता है कि उनमें से एक को मार दे दूसरों को डराने के लिए। वेथराल, जो नहीं चाहता कि यूजीन उसके घर के मामलों के बारे में जाने, उस बड़े आदमी को अंदर जाने को कहता है उससे बात करने के लिए। पार्टेक पीछे से देखता है और यूजीन को कहता है कि वो बड़ा आदमी एक नाइट है जिसका नाम गेलफ्रेडिक है। पार्टेक गालफ्रेडिक को उस नाइट के रूप में जानता है जिसने एवरग्रो परिवार के टूर्नामेंट में तीसरी जगह ली थी। उस दिन नाइट ने अपनी विशाल शक्ति और स्किल्स से 1000 से ज्यादा लोगों को हरा दिया था। कंफ्यूज्ड, यूजीन सोचता है कि गेलफ्रेडिक जैसा नाइट टर्विन में क्या कर रहा है, और पार्टेक सोचता है कि शायद उसका नए बनने वाले डंजन से कुछ लेना देना है। पार्टेक कहता है कि एक नाइट के लिए सफलता से एक डंजन खोलना एक बड़ी बात है, चाहे यह कासल से दूर हो, क्योंकि डंजन खोलना बहुत मुश्किल है और बहुत लोग इसमें अपनी जान गंवाते हैं। पार्टेक सोचता है कि गालफ्रेडिक डंजन को आगे बढ़ने के लिए यूज करने का सोच रहा है, किसी बड़े परिवार के द्वारा हायर होने के लिए। पार्टेक को सुनने के बाद यूजीन कहता है कि पार्टेक का काम खत्म हो गया है, तो वो उसे हायर करने की ऑफर करता है। उस शाम कमारा वेथरल और गालफ्रेडिक को उन सोल्जर्स को पनिश करते देखता है जिन्होंने पहले गांव वालों से चोरी की थी। कमारा वादा करता है कि वो इस बार डंजन खोलेगा। वो देखता है कि कैसे वेथरल सक्सेसर बनने के पीछे लगा हुआ है जब से उनके फादर बीमार हुए हैं। कमारा नोट करता है कि वेथराल भी डंजन खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही वजह होगी कि वो गालफ्रेडिक को लेकर आया है। वो सोचों में खो जाता है कि डंजन खोलने में मदद के लिए किसे काम पे रखे। कमारा अपने दरवाजे पर आवाज सुनता है। उसका नौकर फिर उसे कहता है कि यूजीन उससे मिलना चाहता है। वो शॉक्ड हो जाता है कि यूजीन अभी भी यहाँ है। कमारा उसे अंदर आने देता है। जैसे ही यूजीन अंदर आता है, कमारा उसे बैठने को कहता है और उसे विश्वास दिलाता है कि फेल्ड सुरक्षित हाथों में है। वो यूजीन से वादा करता है कि उनके फादर उसे रिवॉर्ड देंगे जैसे ही वो उठेंगे। कमारा फिर यूजीन को उस समय चिट्ठी देने के लिए थैंक्स कहता है, और यूजीन उसे कहता है कि यह साफ है क्योंकि उसका काम सिर्फ लॉर्ड के साथ है। तो वो चौंक गया था जब एक तीसरा बंदा बीच में आया। खुशी से कमारा उसे पूछता है कि वो क्या चाहता है, विश्वास करते हुए कि यूजीन लॉर्ड से मिलना चाहता है। यूजीन कहता है कि यह उसके लिए बहुत जरूरी है, पर फिर एक ऑफर रखता है। वो कमारा से कहता है कि उसे डंजन रेड में आने दे। कमारा इस बात से हैरान होता है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो यूजीन को एक इंटरेस्टिंग बंदा कहता है, और यूजीन के कपड़ों को जांचने के बाद उसे याद आता है कि यूजीन ने खुद को नाइट कहा था, और जो उसने सुना वो ये है कि यूजीन ने एक डंजन रेड में लगभग 5 डाकुओं को मारा था। कमारा फिर उससे पूछता है कि वो रेड में क्यों आना चाहता है और क्या वो ये अपना नाम बनाने के लिए कर रहा है। यूजीन आगे झुकता है और कमारा को कहता है कि इस ऑफर से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स और डंजन लूट का आधा हिस्सा चाहता है, मोनेस्टोन्स को छोड़कर। उसे सुनने के बाद कमारा कहता है कि उसको यूजीन का इतना कम रिवॉर्ड मांगने पर और शक हो रहा है। यूजीन फिर बात उसी पर ले आता है, उसे याद करवाकर कि इस समय मुश्किल में कमारा है, यूजीन नहीं। कमारा के ऑफिस में यूजीन उसे ऑफर देता है जबकि कमारा उसे जांचता है। यूजीन के कपड़ों की हालत देखकर कमारा सोचता है कि यूजीन एक आवारा नाइट होगा जिसके पास कोई परिवार नहीं है। कमारा जानता है कि कैसे कुछ नाइट्स नाम बनाने के लिए लड़ते हैं, तो वो यूजीन को उनमें से एक मानता है क्योंकि यूजीन ज्यादा मांग नहीं कर रहा। जब यूजीन कमारा को याद दिलाता है कि कमारा को किसी भरोसेमंद शख्स की जरूरत है, कमारा शॉक्ड है यह जानकर कि यूजीन ने उसके बारे में इतना कुछ जान लिया है, और वो कितना स्मार्ट है ये जानने के लिए कि किस समय कौन सी बात करनी है। वो स्माइल करता है जब उसे पता चलता है कि यूजीन ज्यादातर नाइट से बिल्कुल अलग है, तो वो यूजीन की डील एक्सेप्ट कर लेता है। कमारा के हाथ को देखते हुए यूजीन पार्टेक को याद करता है जिसने उसे जानकारी दी थी कि मोनोक्रिस्टल्स को साफ करना कितना मुश्किल है और उन्हें करने के लिए कितने ज्यादा पैसे चाहिए। पार्टेक ने यूजीन से वादा किया था कि वो उसे एक ट्रेडिंग कंपनी से मिलवाएगा जो मोनोक्रिस्टल बाई प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करेगी। पार्टेक ने यूजीन को कहा था कि वो बस कमारा को कह दे कि वो सिर्फ बाई प्रोडक्ट्स लेगा, और ऐसे कमारा के पास ऑफर मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। थोड़ी देर बाद वेथराल अपने भाई के एक और नाइट को डंजन रेड में भेजने की खबर सुनता है, तो वो इसे बेकार समझता है। गेलफ्रेडिक फिर बताता है कि डंजन्स कितने खतरनाक होते हैं, तो वो वेथराल को कहता है कि वो इसके खिलाफ है अगर नाइट कोई बेकार शख्स है। वेथराल बताता है कि वो भी ऐसा ही सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कमारा के पास कोई कनेक्शंस नहीं है एक अच्छा नाइट पाने के लिए, क्योंकि वो पड़ोसी नोबल्स के साथ अच्छे से नहीं मिलता, ना ही उसके पास बड़ा नेटवर्क है। ये देखते हुए कि उन दोनों की सोच एक जैसी है, वेथराल गेलफ्रेडिक से कहता है कि वो नाइट को बता दे कि वो उसके बारे में कैसा सोचते हैं। जब गेलफ्रेडिक सोचता है कि वेथराल काम उसके ऊपर क्यों डाल रहा है, वो आने की आवाज सुनते हैं और थोड़ी देर बाद कमारा दिखाई देता है। फिर वो यूजीन को अपने नए नाइट के रूप में उनसे मिलवाता है जो सोल्जर्स के साथ काम करेगा और डंजन सब्जुगेशन पार्टी के साथ जाएगा। यूजीन को फिर से देखकर सरप्राइज्ड और उस स्क्वाड को देखकर जिसे यूजीन लीड करने का प्लान बना रहा है। वेथराल अपने भाई को कहता है कि वो किसी ऐसे को हायर नहीं कर सकते जिसके परिवार और शक्ति का कुछ पता नहीं है। कमारा अग्री करता है कि उसे यूजीन के बारे में कुछ नहीं पता, पर फिर वो वेथराल को कहता है कि उसे यूजीन की स्किल्स पर पूरा विश्वास है। वो अपने सरप्राइज्ड भाई को बताना शुरू करता है कि उसने सुना है यूजीन ने सिर्फ एक छोटी तलवार से उस डाकुओं के ग्रुप को मार दिया जो उनके इलाके में इतने समय से गुंडों की तरह फिर रहे थे। जैसे ही कमारा यूजीन की तारीफें कर रहा होता है, गेलफ्रेडिक एक हथियार यूजीन की तरफ फेंकता है, पर यूजीन उसे आखिरी पल में रोक लेता है।
सब इस अचानक होने वाली घटना से चौंक जाते हैं। गैल्फ्रेडिक फिर अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है। वो यूजीन के पास जाता है और कहता है कि लगता है कि यूजीन काफी सुरक्षित जगह पर बड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर ना तो कोई घाव है और ना ही धूप लगने का निशान। फिर वो यूजीन से पूछता है कि क्या वो उसकी स्किल्स टेस्ट कर सकता है। कुछ पल बाद दोनों नाइट्स एक अरीना में हैं और लड़ाई के बारे में सुनकर शहर के लोग जल्दी से गैल्फ्रेडिक को देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। वो आदमी जो ना सिर्फ एक नाइट्स टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर आया, बल्कि ये भी अफवाहें हैं कि वो अपने हाथों से एक मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। जैसे ही वो जमा होते हैं, उनमें से बहुत से लोगों को मैच शुरू होने से ही पहले यूजीन के लिए बुरा लग रहा है। गैल्फ्रेडिक स्माइल करता है जैसे ही मैच शुरू होने वाला है। वो अपनी तलवार निकालता है, नाइट अपनी पोजीशन में आता है और यूजीन भी वही करता है जो उस बड़े नाइट को चौंका देता है। रेफरी मैच शुरू होने का सिग्नल देता है और दोनों अपनी तलवारों के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। गैल्फ्रेडिक फिर यूजीन को अपनी तरफ आने का इशारा करता है और यूजीन सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। वो गैल्फ्रेडिक पर अटैक है, उस बड़े नाइट को अपना डिफेंस करने पर मजबूर करते हुए, या कम से कम देखने वालों को ऐसा ही लगता है। पार्टेक फिर रॉबिन को समझाता है, जो यूजीन के लिए चीयर कर रहा है, कि गैल्फ्रेडिक बस यूजीन को अटैक करने दे रहा है और अपनी मर्जी से पीछे हट रहा है। गैल्फ्रेडिक यूजीन के सारे अटैक्स रोकता है और नोटिस करता है कि वो उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे हैं। वो कोई खास फाइटिंग स्टाइल नहीं देख पा रहा और नोटिस करता है कि यूजीन ने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की। फिर भी यूजीन एक ऐसे इंसान की वाइब्स देता है जो जंगलों में बड़ा हुआ है। जैसे ही गैल्फ्रेडिक और यूजीन आमने सामने आते हैं, वो यूजीन से पूछता है कि वो सच में नाइट है या नहीं। अरीना में गैल्फ्रेडिक कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि यूजीन नाइट नहीं है। वो यूजीन की स्किल्स को वीक कहता है और कहता है कि यूजीन बस अपनी नेचुरल शक्ति पर लड़ रहा है। वो नाइट यूजीन को समझाने की कोशिश करता है कि नाइट होने का असल मतलब क्या है, पर यूजीन उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है। गैल्फ्रेडिक फिर वादा करता है कि वो चुप हो जाएगा अगर यूजीन उसे हरा दे। वो बड़ा नाइट फिर अटैक है, वो यूजीन की गर्दन में एक पूरा छेद करने वाला होता है, पर यूजीन उस अटैक से बच जाता है, उसे साइड पे करते हुए। गैल्फ्रेडिक फिर एक भयानक अटैक के साथ आगे बढ़ता है जो यूजीन की तलवार को जमीन में घुसा देता है। फिर वो अपने वजन के साथ एक किक मारता है, पर यूजीन जल्दी से अपनी तलवार ऊपर करता है उसे रोकने के लिए। वो गैल्फ्रेडिक के जूते की सोल को अपने मुंह पर प्रिंट होने से रोकता है, पर उसका दबाव उसे दीवार में पटक देता है। जबकि बाकी सब ये देखकर शॉक्ड हैं, वेथराल कहता है कि उसे यही उम्मीद थी और वो उत्सुकता से पूछता है कि क्या यूजीन बेहोश हो गया है। पर उसे शॉक करते हुए यूजीन उससे पूछता है कि कौन बेहोश हुआ, और फिर सीधा गैल्फ्रेडिक की तरफ बढ़ता है। वो गैल्फ्रेडिक पे जल्दी से अटैक करता है और वो बड़ा नाइट नोट करता है कि यूजीन जल्दी सीखता है। गैल अटैक रोकता है और यूजीन पे वापस अटैक करने की कोशिश करता है, पर यूजीन उससे बच जाता है और अपनी पूरी शक्ति से एक बड़ा अटैक करता है। गैल भी वही करता है और उनकी तलवारें टकराने पर टूट जाती हैं। भीड़ हैरानी से देखती है जैसे ही दोनों अपनी टूटी तलवारें गिरा देते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। गैल को यूजीन की भयंकर शक्ति फील होती है और पहली बार गैल सरप्राइज्ड है कि एक छोटे आदमी का शरीर सच में उससे ज्यादा शक्तिशाली है। वो यूजीन की शक्ति को मानता है, पर फिर अपनी पूरी शक्ति को उस खुद से बनने नाइट के खिलाफ यूज करने का प्लान बनाता है। गैल यूजीन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यूजीन अपना बैलेंस खो देता है। भीड़ यूजीन को जमीन पर गिरते देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है और वो देखते हैं जैसे गैल यूजीन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसा किसी ने सोचा नहीं था, यूजीन वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर गैल को अपने पास खींचता है, जिसकी वजह से वो बड़ा बंदा भी अपना बैलेंस खो देता है। फिर वो उस बड़े नाइट को पंच मारता है। गैल, जो पहले से यूजीन की सीखने की स्पीड को समझ चुका है, सोचता है कि ये कहां से आया। वो उसका हाथ अपनी तरफ आते देखता है और मानता है कि ये उसकी गलती है। तुरंत ही यूजीन अटैक करता है। ये उस बड़े बंदे को भीड़ की दूसरी पार फेंकता है और दूर की दीवार में पटक देता है, जिसकी वजह से गैल बेहोश हो जाता है। शॉक्ड, रेफरी यूजीन की जीत की घोषणा करता है और पूरी भीड़ चिल्लाने लगती है, एक अनजान बंदे को गैल्फ्रेडिक से जीतते देखकर। खुश होने वालों में रॉबिन यूजीन की तारीफ करता है, उसे सोल्जर्स का ग्रेट नाइट कहते हुए। पार्टेक बस देखता है कि कैसे वही रॉबिन जो पहले यूजीन को पसंद नहीं करता था, अब उसकी तारीफ कर रहा है। कुछ समय बाद गैल एक ज़ॉम्बी की तरह उठता है और यूजीन के पास चलकर आता है। सब जिसकी उम्मीद करते हैं उसके बिल्कुल उलट। वो यूजीन का हाथ ऊपर करता है और सबको कहता है कि उसके लिए तालियां बजाएं। भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है, एक ही नाम चिल्लाते हुए, जैन यूजीन। सब खुशी मनाते हैं, पर वेथराल इस सबसे गुस्सा है। यूजीन नोट करता है कि उस रात से लोगों का बर्ताव उसके साथ बहुत बदल गई। अगले दिन जबकि कमारा यूजीन से पूछता है कि क्या वो कल रात सही से सोया, मेड्स यूजीन को प्यार भरी आंखों से घूरती है। कमारा नोट करता है कि यूजीन ने वो सारे गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया जो उसने उसे भेजे थे। अचानक रॉबिन तूफान की तरह वहां आता है, यूजीन को ढूंढते हुए। वो उसके सामने झुकता है और पूछता है कि क्या यूजीन ने उसे बुलाया। कमारा रॉबिन का इतना अच्छा बर्ताव देखता है और कहता है कि उसे वो पसंद है। गैल्फ्रेडिक भी अचानक से वहां आ जाता है और यूजीन से ऐसे चिपकता है जैसे वो बेस्ट फ्रेंड्स हों।
यूजीन उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि उसे इतना चिपकना बंद करे, पर वो महान नाइट उसे अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि वो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। वो अपने चेहरे की हालत के बारे में बड़बड़ाता है और यूजीन सोचता है कि क्या गेल्फ्रेडिक और मार खाना चाहता है। वो विशाल बंदा फिर यूजीन के काम के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि क्या वो फ्री है ताकि वो एक और फाइट कर सकें। गैल की बातें सुनकर यूजीन सीखता है कि गैल को फर्क नहीं पड़ता कि यूजीन सच में एक नाइट था या नहीं। उसी दिन वो यूजीन के सामने शानदार खाना रखते हैं, पर यूजीन उस खाने को बस घूरता रहता है। उसके सर्वेंट्स, जिन्हें कमारा ने उसके लिए खाना तैयार करने का काम दिया था, उसके सामने खुशी खुशी खाना रखते हैं और जितनी जल्दी हो सके चीजें उसकी पसंद के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। मिरियन फिर प्रकट होती है और ये देखकर मजा लेती है कि यूजीन कितना चिंतित है, पूरी तरह से जानते हुए कि अगर वो उसके लिए तैयार किया गया खाना खाता है तो ये उसके सिस्टम को खराब कर देगा। जबकि मिरियन खुशी के साथ देखती है। यूजीन सर्वेंट्स की मेहनत के लिए थैंक्स बोलता है, फिर उन्हें कहता है कि वो अपना खाना खुद बना लेगा। चिंतित, वो उससे उसकी पसंद पूछने की कोशिश करते हैं, पर यूजीन उन्हें कहता है कि वो कमारा को बताएं कि सच में उसका मतलब वही था जब उसने कहा कि उसे अकेला रहना पसंद है। ये इसलिए क्योंकि यूजीन हजारों सालों से अकेला रहने का आदी हो गया है। अब जब लोगों का उस पर शक कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग उसका विश्वास करने लगेंगे। कई दिन बाद भी यूजीन लोगों में रहने का आदी नहीं हुआ है। उस समय के दौरान गैल उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश करता है एक और फाइट के लिए, पर यूजीन साफ इनकार कर देता है। अचानक फेल्ड यूजीन को मिलने आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी से मार खाकर आया हो। आसपास के सब उसकी हालत से डरे हुए हैं और वो देखते हैं कि वो यूजीन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। उस रात वेथरल के रूम में वेथराल एक बंदे को सजा देता है उस पर चाकू से अटैक करके, फेल्ड से छुटकारा पाने में सफल ना होने पर, जिसे उसने फॉलन ग्रुप के साथ प्लान किया था। गुस्से में वो घायल सोल्जर को इल्जाम देता है क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो यूजीन उनके कासल में नहीं होता और वेथराल के प्लान्स खराब ना जाते। वो घायल आदमी माफी के लिए भीख मांगता है, मानते हुए कि इस सब में उनकी ही गलती है। वेथरल दूसरी तरफ उसकी बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि सोल्जर्स का पूरा ग्रुप वुल्व्स के हाथों मारा गया। वो उस आदमी को पकड़ता है और उसकी आंखें निकाल लेता है, जबकि रूम में सब ये देखकर और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद वेथराल सोचता है कि फेल्ड से कैसे छुटकारा पाए क्योंकि वो उसे कासल में मार नहीं सकता। अचानक वेथराल के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उस पर कोई इल्जाम लगाकर उसे मौत की सजा दिलवाने का प्लान बनाता है, विश्वास करते हुए कि ये उसे फेलिड से आराम से और अच्छे तरीके से छुटकारा पाने में मदद करेगा। उस रात बाद में यूजीन फेलिड के साथ बात करता है और उसे पता चलता है कि वेथराल ने फेलिड को ऑर्डर दिया है कि वो डंजन क्लियर करने जाए। फेल्ड कहता है क्योंकि उसे पता था कि कासल आना उसे उसकी मौत की तरफ ले जाएगा, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे डंजन ओपनिंग पर भेजा जाएगा। फेल्ड फिर बताता है कि जो सोल्जर्स वुल्व्स द्वारा मारे गए थे वो उसके एक भाई ने भेजे थे, जिसका मतलब है कि वो सोल्जर्स उसे मारने के लिए ही गांव जा रहे थे। फेलिड के दिमाग में जो भी चल रहा है उसके बावजूद यूजीन उसे कहता है कि उसके जिंदा रहने का एक रास्ता है और उसके लिए उसे यूजीन का सर्वेंट बनना होगा। यूजीन उसे अच्छे से समझाता है, एक्सप्लेन करते हुए कि फेल्ड अपनी आने वाली बर्थडे पहले से मना चुका है, जो उसे एक एडल्ट बनाता है जिसे किसी बड़े की जरूरत नहीं। यूजीन फेलिड को कहता है कि वो ऐसे ही डरते डरते अपनी मौत का इंतजार कर सकता है या फिर वो आखिरी पल तक अपने लिए लड़ सकता है। डंजन ओपनिंग के दिन सोल्जर्स और सब लोग डंजन के दरवाजे पर जमा होते हैं। वहां गैल्फ्रेडिक उन्हें बताता है कि डंजन के साइज को देखते हुए उन्हें लो रैंक मॉन्स्टर्स के रूप में गॉब्लिन्स और कोबोल्ड्स की उम्मीद करनी चाहिए, फिर मिड रैंक के रूप में ट्रोल्स और स्पाइडर्स। समस्या ये है कि उसे नहीं पता कि हाई रैंक्ड मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं, तो गैल उन्हें कहता है कि उनका गोल डंजन में रास्ता साफ करना है जब तक वो मिड रैंक्ड मॉन्स्टर्स तक नहीं पहुंच जाते, और अगर वो किसी भी हाई रैंक्ड मॉन्स्टर से टकरा जाएं तो तुरंत वापस आ जाएं। चीजें शुरू करने के लिए गैल कुछ लोग भेजता है ताकि वो डंजन्स के पास बनने गड्ढों का पता लगा सके। इसी बीच कुछ लोग कहते हैं कि वो कितने लकी हैं कि उन्हें डंजन्स के पास का इलाका जांचने का काम नहीं मिला। उनमें से एक लो रैंक मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद घायल होने का नाटक करने का प्लान बनाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि पहली बार डंजन रेड्स कितनी भयानक होती हैं और वो एक रियर गार्ड होने के नाते अच्छा नहीं है क्योंकि रियर गार्ड्स का ध्यान नहीं रखा जाता। वो एक कुत्ते की तरह मरने के लिए तैयार नहीं है, खासकर जब इस काम के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे। जब वो ये सब बोल रहा है, वेथरल उससे टकराता है और फेल्ड को ढूंढने लगता है। पहले तो सोल्जर्स अपनी बातों के लिए लगभग अपनी जान से हाथ धो बैठता है, पर फिर वेथराल को उस लड़के की तरफ इशारा करता है जो यूजीन के साथ बातें कर रहा है। दूसरी तरफ फेल्ड यूजीन को एक बैग देता है जो मजेदार चीजों से भरा है और साथ ही उसे सुरक्षित वापस आने का कहता है। फेल्ड को देखते ही वेथरल सोल्जर को दूर धकेलता है और सीधा फेल्ड के पास जाता है। वो फेल्ड को गुस्से से देखता है जबकि उसे याद दिलाता है कि अपनी काम करे, उम्मीद करते हुए कि फेल्ड भूला तो नहीं है। लड़का उसका गुस्सा देखता है तो वो जल्दी से यूजीन के पीछे छुप जाता है और ये वेथरल को और गुस्सा दिलाता है। वेथरल फिर फेल्ड का बाजू पकड़ता है और उस पर चिल्लाता है, पूछते हुए कि क्या वो सुन नहीं रहा। वो फेल्ड को यूजीन से दूर करने की कोशिश करता है, पर यूजीन बीच में आता है, वेथरल का हाथ पकड़कर उसे चेतावनी देता है कि फेल्ड को हाथ ना लगाए और वेथरल को कहता है कि वो फजूल बातें कर रहा है।
यूजीन वेथराल से पूछता है कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है, क्योंकि उसे एक ऐसे लड़के को डंजन में नहीं भेजना चाहिए जिसको तलवार पकड़नी भी नहीं आती। वेथराल यूजीन का हाथ खुद से दूर करता है और कहता है कि वो बस फेल्ड को शक्तिशाली बनाना चाहता है। वेथरल फिर यूजीन को कहता है कि अपने काम से काम रखे। वो यूजीन को बताता है कि यूजीन को कोई हक नहीं है फेल्ड को एक खिलौने की तरह यूज करने का। उसको शॉक करते हुए यूजीन अपनी जगह खड़ा रहता है और वो वेथराल को बताता है कि फेल्ड कल रात उसका सर्वेंट बन गया और उनके आसपास के सब लोग इसके गवाह हैं। भीड़ को देखते हुए यूजीन वेथराल को कहता है कि वो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा अच्छी है, जिसका मतलब है कि अगर वेथरल फेल्ड पर एक भी उंगली रखता है तो वो इसे अपने लिए एक चेतावनी मानेगा। यूजीन उसके पास जाता है और अपनी तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, जबकि कहता है कि वो वेथराल को प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकता है अगर वेथराल उसके बनाए रूल को तोड़ता है। वेथराल उन सब पे गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, कहते हुए कि किसी और परिवार के लड़के चाइल्ड का ध्यान रखना उतना आसान नहीं है जितना वो सोचते हैं, और अगर वो सोचते हैं कि वो फेल्ड की मदद कर रहे हैं तो वो बस लड़के का फ्यूचर खराब करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग खुशी से इस होने वाली रेड के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनके पास 2 नाइट्स हैं जिनकी शक्ति पर वो पूरी तरह विश्वास करते हैं, बल्कि बहुत सारे स्किल्ड सोल्जर्स भी हैं। जब वेथरल अपने दुश्मनों की तारीफ सुनता है तो उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। अचानक कमारा वहां आता है और वो भी फेल्ड का साथ देता है, यूजीन की बात को सपोर्ट करते हुए। वो वेथराल को याद दिलाता है कि फेलेड ने अपने बड़े होने की सेरेमोनी अभी ही कर ली है, जिसका मतलब है कि लड़का एडल्ट है और वो अपने मामलात खुद संभाल सकता है। उन दोनों भाइयों को देखते हुए यूजीन नोट करता है कि फेल्ड एक शिकार है जिस पर शिकारियों की पूरी नजर है, और उस लड़के के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो सुरक्षित जगह पर रहे। यूजीन देखता है कि वेथरल शिकारी फेल्ड के साथ कुछ नहीं कर सकता, जो शक्तिशाली लोगों से घिरा हुआ है। अचानक एक बंदा अपनी जांच से वापस आता है और उन्हें बताता है कि पास में किसी अजीब चीज का निशान नहीं है, तो कोई मॉन्स्टर डंजन के गड्ढों से भागा नहीं है। इसके साथ टीम डंजन ओपनिंग शुरू करती है। डंजन के विशाल दरवाजे खुलते हैं और सोल्जर्स नाइट के पीछे जाने के लिए तैयार होते हैं। अंदर जाने से ठीक पहले गैल्फ्रेडिक उनकी तरफ मुड़ता है और उन्हें कहता है कि उन सबकी जिंदगी उनके हाथों में है। ये 6 शब्द उनके दिमाग में घूमते हैं जैसे वो लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। एक शब्द में गैल्फ्रेडिक उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और वो सब उसके पीछे चलते हैं। जैसे ही डंजन का दरवाजा बंद होता है, कमारा और फेलेड यूजीन को सावधान रहने को कहते हैं और कहते हैं कि वो 4 दिन में मिलेंगे। डंजन में कई मीटर्स आगे जाने के बाद ग्रुप पर गॉब्लिन्स की भीड़ उन पर अटैक करती है। वो मॉन्स्टर्स बिना रुके उन पर झपटते हैं और इंसान बेकाबू हो जाते हैं उनसे लड़ते हुए, जबकि उनमें से कुछ खुद को जिंदा रखने के लिए लड़ाई से दूर रहते हैं। कुछ सोल्जर्स गैल के कहने पर अटैक करते हैं, उन भयानक गॉब्लिन्स को खत्म करने के लिए जो उन सबकी जान के पीछे पड़े हैं। छोटे दिल वाले लोग डंजन के दरवाजे की तरफ वापस भागने की कोशिश करते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए, पर वो देखते हैं कि वो हर तरफ से गॉब्लिन्स से घिर गए हैं। थैंकफुली गैल सामने आता है और उन्हें समझाता है। वो कहता है कि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित तब हैं जब वो साथ हैं। तो वो अपने लोगों को वापस पोजीशन में लाता है और उन पर लड़ने के लिए चिल्लाता है। उनकी इतनी खराब लड़ाई देखने के बाद गैल देखता है कि वो इस मिशन के लिए सोल्जर्स को चुनने में गलत था। अब वो सोचता है कि वो ऐसे लोगों के साथ डंजन को कैसे क्लियर करेगा। अचानक गैल देखता है कि और मॉन्स्टर्स सामने से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो गुस्से में आ जाता है, जबकि सोल्जर्स को कहता है कि वो अपनी दूसरी पोजीशंस में आ जाएं। पर उसे शॉक करते हुए यूजीन मॉन्स्टर्स से अकेले लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। गैल उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि अकेले जाना कितना खतरनाक है, पर सेकंड्स के अंदर वो एक भयानक शोर सुनता है। वो शॉक्ड है। जब वो यूजीन का मास्क उनकी तरफ उड़ते देखते हैं तो गैल जल्दी से पार्टेक को ऑर्डर देता है कि उसके पीछे जाएं। जैसे ही वो यूजीन के पीछे भागते हैं, गैल सोचता है कि यूजीन इतने थोड़े समय में कितना दूर भागा। वो अचानक रुकता है जब वो यूजीन को एक चमकता हुआ फूल पकड़े देखता है और उसे कहते सुनता है कि उसने वहां पर प्रकट होने वाले सारे गॉब्लिन्स को मार दिया है। वो बुद्धू फिर उन्हें फूल दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है। वो सब शॉक्ड हैं कि यूजीन को भी नहीं पता कि ये कौन सा फूल है, फिर भी वो इतना शक्तिशाली है। मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद ग्रुप थोड़ा आराम करता है और अपने घाव ठीक करता है। इसी बीच एक स्क्वाड यूजीन से मिलती है और उसे वो माना क्रिस्टल्स दिखाते हैं जो उन्होंने जमा किए हैं। यूजीन क्रिस्टल्स को देखता है ये नोट करने के बाद कि जितने मॉन्स्टर्स उन्होंने मारे हैं ये उस हिसाब से कम है। ना सिर्फ ये, क्रिस्टल साइज में बहुत छोटे हैं और वो ज्यादा नीले हैं उसके मुकाबले में जो उन्हें पहले मिला था। मिरियन प्रकट होती है और वो भी क्रिस्टल्स को देखकर थोड़ी उदास लगती है। वो नोट करती है कि एक मोनोक्रिस्टल की क्वालिटी मॉन्स्टर के साइज और शक्ति से बिल्कुल उलट है। उत्सुक यूजीन मिरियन से पूछता है कि क्या जंगली रोमर्स के पास बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। मिरियन कहती है कि ऐसा नहीं है और कहती है कि रोमर्स बस ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो डंजन से भाग जाते हैं और इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास बड़े क्रिस्टल्स होंगे। मिरियन कहती है कि बड़े क्रिस्टल्स वाले रोमर्स बहुत कम पाए जाते हैं और ढूंढना मुश्किल होता है। जैसे ही यूजीन उस पहले वाले मॉन्स्टर के बारे में सोचता है और खुद को क्रिस्टल पाने के लिए लकी मानता है। मिरियन बताती है जिस तरह से उन्हें क्रिस्टल्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पर नोबल्स से मदद लेना और डंजन्स में जाना बेकार है। जैसे ही वह सोचता है कि क्या डंजन में हाई रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, कहीं से एक जोरदार चीख की आवाज आती है। उसे सुनकर गैल कहता है कि उन्हें रेस्ट करने का समय नहीं मिल रहा और वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वापस अपनी पोजीशंस ले लें।
उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी भी पल गिर जाएंगे। तो गैल गुस्से से उन्हें बताता है कि वह और यूजीन सामने होंगे जबकि वह पीछे आएंगे। किसी भी समस्या से बचने के लिए गैल उन्हें धमकी देता है कि जिसने भी भागने की कोशिश की वह उसे नहीं छोड़ेगा। यूजीन शॉक्ड है कि उसे सामने की पोजीशन दी गई है जबकि वह पहली बार डंजन में आया है, पर गैल एक्सप्लेन करता है कि सोल्जर्स से कोई मदद नहीं मिल रही तो यूजीन को आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही जो मॉन्स्टर्स उनका सामना करने वाले हैं वह कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं है। गैल सामने इशारा करता है बताते हुए कि वहां के मॉन्स्टर्स वह हैं जो गॉब्लिन्स को अपने सोल्जर्स की तरह कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि वह कुछ हाई से छोटे लेवल के मॉन्स्टर्स का सामना करने वाले हैं। अगर वह सच में उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं तो हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स डंजन के बहुत अंदर उनका इंतजार कर रहे होंगे। जैसे यूजीन चुपचाप सुनता है, उसे अपनी नई शक्ति याद आती है जो उसे पहले वाले रोमर से लड़ने के बाद मिली थी। अब वह सोचता है कि अगर वह एक और मैना क्रिस्टल पा लेता है तो उसे कौन सी नई शक्ति मिलेगी। वह फिर गैल को बताता है कि वह कम से कम 50 फुटस्टेप्स सुन सकता है जो उनसे लगभग 100 मीटर्स दूर हैं और उनके पीछे और भी भारी आवाजें हैं। उत्सुक गैल यूजीन को एक हथियार देता है और उससे कहता है कि इसे मॉन्स्टर की तरफ फेंके। यूजीन वह लेता है और अपनी पूरी शक्ति से उसे फेंकता है। वह हथियार एक ट्रोल से टकरा जाता है और सब तुरंत आने वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यूजीन सीधा मॉन्स्टर पर अटैक करता है तो गैल अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि उसके पीछे जाएं और उसकी मदद करें। सोल्जर्स उसकी बात सुनते हैं और फिर यूजीन को बताने की कोशिश करते हैं कि वह उसकी मदद करने आए हैं, पर वह वहीं जम जाते हैं ये देखकर कि यूजीन ट्रोल पर कूदता है उसकी आंख काट देता है। यूजीन उसके सिर में अपनी उंगलियां घुसा देता है। उस दिन जिसने यूजीन को लड़ते देखा उसकी नजर में एक नाइट होने का मतलब बिल्कुल बदल गया। वह असल मतलब जिसे इंसान नाइट की शक्तियों के रूप में जानते थे उस दिन उलट गई जब उन्होंने यूजीन को लड़ते देखा। यूजीन के लिए उसका फाइटिंग स्टाइल एक आम नाइट से कहीं आगे था, बल्कि एक ब्लडी बीस्ट का स्टाइल था। गॉब्लिन्स की एक पूरे परिवार को मारने के बाद उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट करने और घायल सोल्जर्स की मदद करने का सोचा, पर सोल्जर्स बुरी तरह डर चुके थे। गैल नोटिस करता है कि उसके ज्यादातर सोल्जर्स ने आगे बढ़ने की शक्ति खो दी थी, पर यह उनके शरीर के घाव की वजह से नहीं था। यह उस मेंटल टॉर्चर की वजह से था जो यूजीन के भयानक तरीके से लड़ने की वजह से हुआ था। गैल्फ्रेडिक जानता था कि वह और आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसने सोचा कि यूजीन को बताए कि उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि वह पहले से ही अपना बनाया हुआ टारगेट पूरा कर चुके थे। पर यूजीन कहता है कि वह अभी थका नहीं है और जिद करता है कि वापस जाना बेकार होगा क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वह दोबारा डंजन में कब आ पाएंगे। यूजीन ये भी कहता है अगर वह जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर गैल चिल्लाता कि उन्हें साथ में आगे बढ़ना होगा, जो पहले से ही डरे हुए सोल्जर्स को और डरा देता है। यूजीन उस गॉब्लिन की लाशों के ढेर से नीचे उतरता है जिनका उसने अभी अभी अंत किया था और गैल्फ्रेडिक को कहता है कि सब सोल्जर्स को डंजन से बाहर ले जाए, उसे बताते हुए कि सिर्फ वह और उसके सोल्जर्स ही आगे बढ़ेंगे। गैल सोचता है कि यूजीन ने सोल्जर्स का डर देख लिया था और उनका ख्याल रखने का सोच रहा है। वह यूजीन को एक अच्छे दिल वाले नाइट के रूप में सोचने लगा जो दिखने में सख्त है पर अपने से कमजोर सोल्जर्स की परवाह करता है। गैल के पास कोई और चॉइस न होने पर वह यूजीन के साथ जाता है, सोचते हुए कि यूजीन एक ऐसा आदमी था जिसने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर किया कि एक नाइट किसे कहते हैं। कुछ पल बाद यूजीन और उसके साथी डंजन में और अंदर जाते हैं। रास्ते में रॉबिन कहता है कि उसे इस सब में बिना किसी वजह के घसीटा गया है, फिर भी उसने खुद को समझाया यह सोचकर कि यूजीन इतना शक्तिशाली था कि वह खुद से एक ट्रोल को हरा सकता है, जिसका मतलब है कि वह सब कुछ संभाल सकता है। अचानक रॉबिन का पांव किसी चीज पर आता है और जब वह अपना पांव उठाता है तो पता चलता है कि यह एक छोटा स्पाइडर था, पर जब वह ऊपर देखता है तो स्पाइडर्स की पूरी भीड़ को वहां लटका हुआ पाता है। ये गुफा वाले ग्रेट स्पाइडर्स ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। ये अपने शिकार को एक खास जहर से मारते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। अचानक स्पाइडर्स नीचे आ जाते हैं और पूरी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पार्टेक यूजीन से कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्पाइडर्स हैं, पर यूजीन बस अपनी तलवार उन स्पाइडर्स पर घुमाता है और उन्हें एक ही वार में मार देता है और पार्टेक को कहता है कि यह संख्या उसके लिए कुछ भी नहीं है। पार्टेक रॉबिन पर चिल्लाता है कि वह भी लड़ाई में मदद करे और रॉबिन कहता है कि वह पहले से लड़ रहा है। वह सब स्पाइडर्स को टुकड़ों में काटने लगते हैं। तभी एक स्पाइडर रॉबिन को पकड़ लेता है और वह उसका अंत करने ही वाला होता है कि यूजीन समय पर अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। रॉबिन को बाल बाल मरने से बचा लेता है। रॉबिन देखता है कि कैसे यूजीन ने सारे स्पाइडर्स को एक ही वार में खत्म कर दिया है। वह यूजीन की तारीफ करता है, पर साथ ही कहता है कि उन्हें अब सच में वापस जाना चाहिए। रॉबिन फिर अपने कैप्टन की तरफ देखा, जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वह ऊपर देखते हुए डर से कांप रहा होता है। रोमर्स में एक जैसे मॉन्स्टर्स के अंदर भी अलग अलग रैंक्स होते हैं, पर हायर रैंक्स का मिलना बहुत मुश्किल है, तो उन्हें डंजन में जाने से पहले ध्यान में भी नहीं रखा जाता। फिर भी पार्टेक अपने सामने हाईएस्ट रैंक्स के ग्रेट स्पाइडर्स देखता है। ये लॉर्ड रैंक्ड था। पार्टेक यूजीन को कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाना चाहिए क्योंकि वह इतने भयानक स्पाइडर लॉर्ड के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। पर यूजीन पूरा सीरियस होकर उनके नाम पुकारता है, जिसकी वजह से दोनों उससे एक खास ऑरा फील करते हैं। वह उन्हें वहां से जाने का कहता है, बताते हुए कि स्पाइडर लॉर्ड उसका शिकार है।
पार्टेक डर से कांपते हुए कहता है कि वह समझ गया और वह दोनों वहां से तुरंत भाग जाते हैं क्योंकि उस अजीब डर की वजह से उन्होंने अपने शरीर पर से कंट्रोल भी खो दिया है। मिरियन दोनों को भागते देखकर हंसती है और उसे बताती है उन दोनों की शक्ति उससे बहुत ज्यादा कम है। वह मिरियन से पूछता है कि क्या स्पाइडर लॉर्ड उस नदी के मॉन्स्टर के बराबर एक रोमर है, पर मिरियन जवाब देती है कि नहीं और बताती है कि इस मॉन्स्टर का लेवल पहले वाले मॉन्स्टर से भी कई ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे सिर्फ यह परवाह थी कि स्पाइडर लॉर्ड का मोनोक्रिस्टल नदी के मॉन्स्टर से भी बड़ा था। स्पाइडर लॉर्ड फिर जोर से हिलता है, अपने साथ पूरे डंजन को हिलाते हुए, पर यूजीन कहता है कि जितनी चाहे कोशिश करे। आखिर एक ट्रेजर चेस्ट को खोलना जितना मुश्किल होता है उतनी ही ज्यादा खुशी होती है अंदर की चीज को पाने के लिए। अगले दिन एक छोटा स्पाइडर चाय के कप की तरफ जा रहा होता है, पर वह वहां पहुंचने से पहले ही 2 टुकड़ों में काट दी जाती है। दूसरी शक्ति जो यूजीन को स्पाइडर लॉर्ड के माना क्रिस्टल से मिली थी वह कैमोफ्लाज थी। अपनी स्किन को शक्तिशाली बनाकर और कैमोफ्लाज यूज करके इंसानों जैसी स्किन बनाना। वह आखिर सनलाइट के नीचे बिना किसी कवर के खड़ा हो पाता है। इसके साथ सनलाइट से बचने की समस्या भी काफी हद तक कम हो गई। एक लेडी नोटिस करती है कि वह अपने मास्क के बिना घूम रहा था और पूछी कि उसने इतने समय तक मास्क पहनकर अपने सुंदर चेहरे को क्यों छुपा रखा था। नोबल लेडीज उसकी तरफ खींची चली आती हैं और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर वह उस सबसे अनकंफर्टेबल हो रहा था और उसके लिए मुश्किल और भी बढ़ गई क्योंकि मिरियन भी उसे चिढ़ाने लगी थी। लेडीज में से एक ने पूछा कि क्या उसमें किसी तरह के एल्फ का खून शामिल है क्योंकि वह इतना हैंडसम है। यह बात सुनकर यूजीन कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ आता है कि उसके लिए समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। तभी गैल्फ्रेडिक, जो किसी को पीट रहा था, यह बात सुन के खुशी से यूजीन की तरफ आता है। फ्रेडिक उसे बताता है कि उसकी आंखें इतने अंधेरे डंजन्स में भी तेज थीं, उसके कान एक जंगली डॉग की तरह सुन सकते थे और उसकी मूवमेंट्स फुर्तीली थी और उसकी शक्ति किसी मॉन्स्टर जैसी थी, खासकर जब उसने वह हथियार फेंका। फ्रेडिक ये भी बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह एक आम इंसान है, जिसकी वजह से यूजीन के पसीने छूट जाते हैं। पर फिर गैल्फ्रेडिक प्राउडली चिल्लाता है कि यूजीन के रगों में जरूर एल्फ का खून दौड़ रहा है। गैल्फ्रेडिक ने फिर पूछा कि वह इतने अच्छे लुक्स के साथ इतने समय तक चुपकर कैसे रहा, क्योंकि उस इलाके में किसी की नजर में न आना मुश्किल था। यूजीन कहता है कि गैल्फ्रेडिक सच में एक बुद्धू है और वह जवाब देता है कि उसने कभी सच में जानबूझकर खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की। लेडीज और गैल्फ्रेडिक भी उसकी सुंदरता से हैरान थे। उसने सिंपली उन्हें वह दे दिया जो वह सुनना चाहते थे और डिसाइड किया कि अगर दोबारा कोई ऐसा सवाल करेगा तो वह यह बहाना बना देगा कि उसके पूर्वजों में से एक एल्फ था। जो यूजीन को मोनोक्रिस्टल मिली थी वह सिर्फ कोई आम शक्ति नहीं थी। उसी पल उसके शरीर से एक और निशान गायब हो जाता है। वह यादें जो उसने कभी नहीं देखी थी उसके दिमाग में आती हैं। वह खुद को एक अनजान जगह पर लेटा हुआ देखता है। एक नाजुक हाथ उसका हाथ पकड़े हुए है। उस अनजान जगह पर एक बेल बजती है और सब उसे घूर रहे हैं। वह सोचने लगा कि उसकी यादों में देखने वाली वह औरत कौन थी और क्या वह यादें सच में उसकी थीं। पर फिर वह असल दुनिया में वापस आता है जब वह किसी को अपना नाम चिल्लाते हुए सुनता है। यह रॉबिन था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था और गैल्फ्रेडिक रॉबिन को याद दिलाता है कि वह यूजीन के लिए सिर्फ बोझ बन गया था। रॉबिन कहता है कि यह इसलिए क्योंकि यूजीन इंसान नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वह जरूर भाग जाता। पर रॉबिन का जवाब गलत था और यूजीन गैल्फ्रेडिक को खुशी खुशी रॉबिन को पीटते देखता है। एक ही चीज जो यूजीन सच में याद रख पाया वह उसका नाम था। पर पिछली कुछ घटनाओं की वजह से उसके साथ बार बार एक ही चीज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वह निशान मिट रहे थे उसे अपने बारे में बहुत सी पुरानी चीजें पता लग रही थीं। न कि ऐसी झूठी बातें कि वह एक नाइट है या उसमें एल्फ का खून दौड़ रहा है, बल्कि वह सच में कौन था। बाद में वह सब लॉर्ड के रूम में जमा थे और लॉर्ड टर्विन ने उन्हें बताया कि उसने डंजन ओपनिंग की सफलता के बारे में सुना है। गैल ने अपना इंट्रोडक्शन गैल्फ्रेडिक के तीसरे बेटे के रूप में दिया। यह देखते हुए यूजीन ने उसकी कॉपी की और अपना इंट्रोडक्शन यूजीन के सबसे बड़े बेटे के रूप में दिया। लॉर्ड ने उनकी तारीफ की और यूजीन को कुछ दिया। ये एक सर्टिफिकेट था जो उसको यान ऑफ हाउस की पहचान की गारंटी देता है। यूजीन वह ले लेता है और लॉर्ड को थैंक्स बोलता है, पर लॉर्ड फिर जोर से खांसने लगता है जो कमारा को चिंता में डाल देता है। लॉर्ड कमारा को कहता है कि उसके भाई के काम उसके दिमाग पर भारी पड़ गए हैं जो उसे सुकून में मरने से रोक रहा है। कमारा अपने फादर को विश्वास दिलाता है कि वह अच्छे से और सुरक्षा से उन सब चीजों को संभालेगा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खड़ी की है। फिर भी लॉर्ड कमारा को याद दिलाता कि उसकी जमीन सिर्फ धूल और ज्यादा कुछ नहीं है और कि एक लॉर्ड को हमेशा अपने लोगों की देखभाल करनी चाहिए, अपनी जमीन की नहीं, और उन्हें लीड करना चाहिए। वह आखिरी शब्द बोलने के साथ लॉर्ड अपना दम तोड़ देता है। यूजीन ने नोटिस किया कि बहुत से लोग लॉर्ड के मरने पर बहुत दुखी हैं, पर यह भी देखा कि एक बंदे के मरने पर हर कोई दुखी नहीं होता। वह साफ तौर पर घमंडी वेथराल की तरफ इशारा कर रहा था। बाद में सूरज डूबने से पहले गैल्फ्रेडिक ने कमारा से लॉर्ड के अंतिम संस्कार के दौरान जल्दी जाने के लिए सॉरी बोला, पर कमारा समझ गया कि उसकी अपनी समस्या थी। गैल ने फिर पूछा कि क्या यूजीन को वहां रुकने के बारे में पूरा विश्वास है, और उसने जवाब दिया कि वह एक बार फिर डंजन में जाना चाहता है। इतनी मेहनत करके इसे खोलने के बाद छोड़ देना बेकार होगा।
गैल्फ्रेडिक ये बात सुनकर डिसअपॉइंटेड था और बताता है कि काउंट ऑफ एवरग्रो को यूजीन से मिलकर बहुत खुशी होती। गैल्फ्रेडिक फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे बताता कि उस जैसे शक्तिशाली नाइट के साथ लड़ना बहुत खुशी की बात थी और वह उम्मीद करता है कि अगले बार वह दुश्मनों की तरह नहीं मिलेंगे। यूजीन पहले थोड़ा घबराता है पर फिर उससे हाथ मिलाता है। गैल्फ्रेडिक के जाने के बाद वह पार्टेक को तैयारी करने का ऑर्डर दिया। फेलेड यह बात सुनकर पार्टेक से पूछता है कि वह क्यों जा रहे हैं जब यूजीन ने अभी अभी कहा कि वह यहाँ रुकने वाला है। पार्टेक ने एक जवाब दिया कि नाइट्स को रूल के हिसाब से घोड़े की सवारी करनी चाहिए, तो वह ट्रेडिंग कंपनी जा रहे हैं यूजीन के लिए एक घोड़ा लाने के लिए और मॉन्स्टर के बाई प्रोडक्ट्स बेचने। फेल्ड को ये बात समझ आ जाती है और कहता है कि वह हमेशा यूजीन के सर्वेंट के रूप में उसकी मदद करेगा, पर यूजीन फेल्ड को बताता है कि उसे कुछ समय तक फेल्ड की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फेल्ड को कंफ्यूज कर देता है। इससे पहले कि वह पूरी तरह इसका मतलब समझ पाता, उसने खुद को बड़े बॉक्सेस उठाते और मैरिन में काम करते हुआ पाता है। किंगडम ऑफ कालर का सबसे बड़ा शहर। चीजों से भरे बॉक्सेस रखने के बाद सब बंदे देखने के लिए जमा होते हैं और रॉबिन ने गर्व से उन्हें बताता है कि यह चीजें डंजन की बाई प्रोडक्ट्स हैं जो यूजीन लाया था। लोग यूजीन को उस बंदे के रूप में पहचानते हैं जिसने डंजन में एक जिंदा ट्रोल का सिर उड़ा दिया था और वह उत्सुकता से अपने सामने पड़ी चीजों को पास से देखने लगे, जबकि उनके पीछे फेल्ड मेहनत से सब कुछ जमा करने में लगा हुआ था। पर उसने देखा कि यूजीन किसी से बात करने में काफी समय ले रहा था। कहीं और पालिन ट्रेडिंग कंपनी के बिलमोर यूजीन को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वह लोग खुद उसके बाई प्रोडक्ट संभालने की जिम्मेदारी लेंगे। यूजीन को थोड़ा शक था जब पार्टेक ने बताया था कि वह एक अच्छी ट्रेडिंग कंपनी को जानता है, पर वह हैरान था कि पार्टेक ने उसे इतनी बड़ी कंपनी से मिलवाया है। उसे समझ आता है कि यह उसके जैसे इंसान के लिए कितना कीमती था जिसको इंसानों से मिलने की इतनी जानकारी नहीं थी। बिलमोर यूजीन को राजी करने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक किसी ने गुस्से से दरवाजा खोल दिया, बिलमोर को पीटते हुए और पूछते हुए कि यूजीन कौन था, दोनों आदमियों को शॉक करते हुए। पार्टेक ने यूजीन को कहा कि चीजें खराब हो सकती हैं, जो उसे कंफ्यूज कर गया। पार्टेक ने बताया कि वह आदमी एक सेक्रेटरी था जो पालिन ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर के अंडर काम करता है, मतलब वह बिलमोर से ज्यादा पावर रखता है और शायद बाई प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पे खरीदने आया है। पार्टेक ने यूजीन को बताया कि वह बहुत सावधानी से उसका काम करवाएगा अगर वह ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा साथी चाहता है, जिससे यूजीन थोड़ा खफा लगता है। बिलमोर उस आदमी को ग्रेल के नाम से पुकारता है और उसे बताता है कि वह पहले से यूजीन का काम देख रहा है, पर ग्रेल बिलमोर को कहता है कि पीछे हट जाए और ऐसे बंदे से पंगा न ले जिससे वह जीत नहीं सकता। ग्रेल ने फिर कहा कि हर जगह यूजीन के बारे में काफी बातें हो रही थीं। वह नाइट जिसने टर्विन के इलाके में अपने हाथों से एक ट्रोल का सिर फाड़ दिया था और कि वह डंजन बाई प्रोडक्ट्स की एक पूरी छितरन साथ लाया था, पर असल में ग्रेल विश्वास करता था कि यह झूठी अफवाहें थीं। एक नए नाइट की साजिश लगती है अपनी चीजों की कीमत बढ़ाने के लिए। ग्रेल आगे बढ़ता है कहते हुए कि पेलिन ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजर खुद यूजीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था और कहता है कि वह इस जगह को छोड़कर उसके साथ चले। ग्रेल सोच रहा था कि यूजीन बस एक बुद्धू था जो सिर्फ शक्ति को समझता था और वह उसे कीमत बढ़ाना चाहता था, पर अचानक ग्रेल को एक अजीब सा दबाव फील हुआ, जैसे यूजीन उसे घूर रहा था। डर के मारे ग्रेल जल्दी से अपनी टोन बदलता है और सम्मान से यूजीन से अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताते हुए कि यह एक अच्छा चांस था। यूजीन पूछता कि वह किस तरह के चांस की बात कर रहा था। ग्रेल अब लड़खड़ाते हुए बताता है कि यह बाई प्रोडक्ट्स को अच्छी कीमत में बेचने का चांस था क्योंकि डेप्यूटी मैनेजर खुद डील करेगा, पर यूजीन उसकी बात नहीं मानता और ज्यादा गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है, ग्रेल को और ज्यादा डराते हुए। ग्रेल ने फिर से सॉरी बोला, कहते हुए कि उसका बुरा बर्ताव करने का इरादा नहीं था। फिर भी यूजीन पीछे नहीं हटा और इस वजह से ग्रेल के पास डर के मारे वहां से भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची, चिल्लाते हुए कि वह किसी और दिन वापस आएगा। बिल मूर रोने पर आ गया था। यूजीन का कॉन्ट्रैक्ट डिप्टी मैनेजर के साथ खत्म करने के बाद, चाहे वह रूल्स को पूरी तरह समझा नहीं था, फिर भी उसने यूजीन की हर तरह से मदद करने की कसम खाई, उसे कहते हुए कि जब भी उसे कुछ चाहिए बस उसे बुला ले। बिल मूर ने फिर खुशी खुशी पूछा कि वह काम कब शुरू करेंगे और यूजीन ने कहा कि वह तुरंत शुरू करेंगे। जबकि पेलिन ट्रेडिंग कंपनी में ग्रेल ने डिप्टी मैनेजर को बताया कि यूजीन ने उनकी ऑफर मानने से इनकार कर दिया और बताया है कि वह कोई आम आदमी नहीं है। डिप्टी मैनेजर ने ग्रेल को अपना सिर उठाने को कहा, कहते हुए कि नाइट्स अक्सर गुरूर में होते हैं। उसने कहा कि वह अपने तरीके से यूजीन के लिए चीजें मुश्किल बना सकते हैं क्योंकि उनके जैसी कंपनी के पास पैसे और चीजों की पावर है। उसने सोचा कि यह मुश्किल नहीं होगा, खासकर एक गरीब नाइट के खिलाफ जिसके पास एक घोड़ा भी नहीं है। फिर उसने ग्रेल को ऑर्डर दिया कि यूजीन को एक गिफ्ट भेजे, एक ऐसा जो इतना कीमती है कि एक गरीब नाइट उसे लेने से मना नहीं कर सकता। कहीं और फेल्ड ने यूजीन से पूछा कि क्या वह उसे ऑर्डर कर रहा है कि वहीं रहें और बाई प्रोडक्ट्स बेचना जारी रखें, जिस पर यूजीन ने हाँ में जवाब दिया। फेल्ड समझ नहीं पाया और पूछा कि क्या यह इसलिए है क्योंकि उसकी स्किल्स अभी भी उसके साथ चलने के लिए बहुत कम है। उसे मनाने की कोशिश करते हुए फेल्ड ने वादा किया कि वह तुरंत तलवार की ट्रेनिंग शुरू करेगा। यूजीन ने बस पूछा कि एक रिटेनर का काम क्या है और फेल्ड ने जवाब दिया कि उसका काम नाइट की सेवा करना है, लड़ाई और बाकी दिनों दोनों में।
यूजीन ने उसकी समझबूझ की तारीफ की और बताया कि अभी उसका काम उसके रिटेनर के रूप में हर रोज उसकी सेवा करना है। उसने फेल्ड को कहा कि जो बाई प्रोडक्ट्स वह लड़ाई से वापस लाता है उन्हें बेचे और पैसे जमा करे, बताते हुए कि यह उसके नाइट की तरफ से दिया गया एक मिशन है। वह फेल्ड को वहां छोड़कर जाने के लिए मुड़ा, उसे कहते हुए कि वह बाकी बिलमोर के साथ रहते हुए और काम करते सीख सकता है, जो उसे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। फेल्ड बुरा फील करता है, पर साथ ही खुद को याद दिलाता है कि अगर यूजीन न होता तो वह बहुत पहले मर गया होता। अब इस तरह दुखी होना बेकार है। पर उसका मूड अच्छा हो गया जब यूजीन ने उसे बताया कि जब उन्होंने कुछ पैसे जमा कर लिए तो वह उसे तलवार चलाना सिखाने के बारे में सोचेगा और कि किसी दिन फेल्ड को एक सच्चे रिटेनर के रूप में लड़ाई में उसकी मदद करनी होगी। फेल्ड खुश था और वह उसकी बात मानने की ठान लेता है। अगले दिन सड़क पर यूजीन सोचता कि पैसे कितनी जल्दी खत्म हो गए, चाहे उन्होंने सिर्फ बहुत जरूरी चीजें ही खरीदी थीं। मिरियन रोती है जब वह खाली पाउच को देखती है और कहती है कि उसका पर्स इतना खाली है, यह देखकर उसका दिल भी खाली हो गया है। जबकि मिरियन नाटक कर रही थी, यूजीन पास में कुछ देखता है, चमकते हुए कवच का एक सेट। पार्टेक ने उसे बताया कि यह प्लेट आर्मर है, हर नाइट का एक सपना। जब यूजीन ने पूछा कि क्या यह महंगा है, पार्टेक बताता है कि यह सिर्फ महंगा नहीं है, अमीर नाइट्स भी अक्सर ऐसा कवच अपनी पीढ़ियों में आगे भेजते हैं जो इसे बहुत कीमती बनाता है। जब यूजीन कवच को घूर रहा था, रॉबिन ने अचानक उसका नाम चिल्लाया और फुल स्पीड से उनकी तरफ भागा, उन्हें बताते हुए कि एक विशाल मॉन्स्टर मैरिन के बाहर प्रकट हुआ है। रॉबिन बताता है कि मारिन के पूर्वी जंगलों से रोमर्स निकलकर शहर की तरफ आ रहे थे और यहाँ के सोल्जर्स मुश्किल से उन्हें रोक पा रहे थे। पार्टेक कहता है कि उन्हें जाकर रोमर्स से लड़ना चाहिए, पर यूजीन पूछता है क्यों। रॉबिन नाटक करते हुए कहता है कि ये डंजन्स के उलट है, जैसे डंजन्स का कोई मालिक होता है और उसकी फीस होती है, रोमर हंट्स बिल्कुल फ्री हैं। मारिन एक बड़ा शहर होने के नाते एक परफेक्ट जगह है मॉन्स्टर्स से पाई गई चीजें और डंजन्स के लूट को ज्यादा कीमत पर बेचने की बिना किसी टैक्स के। रॉबिन चिल्लाता है कि इसका मतलब है पैसों का एक बड़ा ढेर, और बिना कुछ सोचे यूजीन कहता है कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। अचानक कोई उन्हें रोकता है। ये ग्रेल था, उसका सांस फूला हुआ था और वो अपने साथ एक घोड़ा लाया था। ग्रेल गर्व से बताता है कि डेप्यूटी मैनेजर ने एक बड़ा घोड़ा उसके लिए गिफ्ट के तौर पर भेजा है। वो बताता है कि घोड़े के रेशम जैसे चमकते काले बाल हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं और यह एक थरोब्रेड है जो कि घोड़ों की सबसे अच्छी रेस में से एक मानी जाती है। यूजीन पूछता है कि क्या डेप्यूटी मैनेजर ने सच में यह उससे दिया है। यूजीन की भयानक नजर से डरते हुए ग्रेल हाँ में जवाब देता है और विश्वास दिलाता है कि यह सिर्फ एक गिफ्ट है बिना किसी कीमत के। यूजीन घोड़े की तरफ भागता है, जो उससे मिलकर खुश लगता है। फिर वो किसी हीरो की तरह घोड़े पर चढ़ता है और ग्रेल को कहता है कि वो डेप्यूटी मैनेजर को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोले, फिर पैसे कमाने के लिए वहां से चला जाता है। रॉबिन पार्टेक को कहता है कि यूजीन पहले से ही जा चुका है और पूछता है कि वो क्या करे। पार्टेक सवाल से गुस्सा होते हुए उस पर चिल्लाता है कि यूजीन के पीछे भागो, ग्रेल को पीछे छोड़कर, जो हैरान खड़ा है। कुछ पल बाद मारिन शहर के जंगल में गॉब्लिन्स एक इंसान की लाश खा रहे थे जब वो एक घोड़े की आवाज सुनते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके सर उनके शरीर से अलग हो जाते हैं। मिरियन नोट करती है कि रोमर्स की संख्या बहुत बड़ी है क्योंकि वो बहुत पीछे से भी उन्हें देख सकते थे। वो सोचती है कि शायद ज्यादातर मारिन के नाइट्स मारे गए हैं, पर यूजीन कहता है कि यह अच्छी बात है, उसे वैसे भी लूट शेयर करना पसंद नहीं। कुछ पल बाद यूजीन उधर पहुंचता है और देखता है कि सोल्जर्स रोमर्स से लड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि नाइट ऑर्क्स से घिरा हुआ है। नाइट गर्व के साथ ऑर्क्स पर चिल्लाता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वो उसे मार नहीं देते, पर जैसे ही ऑर्क्स गुस्से से पास आते हैं, उसका घोड़ा डर के मारे खड़ा हो जाता है और उसे जमीन पर फेंककर भाग जाता है। नाइट अभी भी अपना सम्मान बनाए रखने की कोशिश करता है, अपना इंट्रोडक्शन माद्रिका के रूप में देता है, पर उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है जब एक ऑर्क उसके सामने जमीन तोड़ देता है। वो ऑर्क्स को अपने टुकड़े करने के लिए तैयार खड़ा देखता है। जैसे ही वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, माद्रिका चिल्लाता है और डर से मदद मांगता है, पर किस्मत से यूजीन ठीक समय पर एक हथियार ऑर्क की तरफ फेंकता है और उसका सर फाड़ देता है। यूजीन आगे बढ़ता है और एक ही वार में माद्रिका को घेरने वाले ऑर्क्स को काट देता है और उसे कुछ ही पल में बचा लेता है। हैरान माद्रिका उसका नाम पूछता है। आने वाले ऑर्क को देखे बिना यूजीन अपनी तलवार उठाता है और उसे फेंकता है। ऑर्क को तुरंत मार देता है। माद्रिका एक बार फिर इम्प्रेस्ड हो जाता है, पर यूजीन पूछता है कि क्या उस पल में उसका नाम सच में मैटर करता है, कहते हुए कि अगर माद्रिका मर गया होता तो यह उसका नाम जानने का कोई फायदा ना होता। जैसे ही रोमर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, माद्रिका जल्दी से खड़ा होता है, अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है कि जब वो उस नरक से निकल जाएंगे तो वो उसका नाम दोबारा पूछेगा। बाद में सब मॉन्स्टर्स को सफलता से खत्म करने के बाद माद्रिका सबको बताता है कि सैकड़ों गॉब्लिन्स चींटियों की तरह शहर में घुस आए थे, पर वो आखिर तक लड़ते रहे और सबसे मुश्किल समय पर एक नाइट प्रकट हुआ जो गॉब्लिन्स को बिना किसी झिझक के मारता रहा, पूरी जान लगाकर लड़ता रहा और मारिन की सुरक्षा करता रहा। शहर के लोग उसकी इतनी लंबी कहानी सुनकर तंग आ चुके थे और पूछते हैं कि नाइट कौन था। माद्रिका बताता है कि वो जॉन यूजीन था,
नाम सुनकर भीड़ की उत्सुकता बढ़ जाती है। उन्हें यूजीन याद आता है उस नाइट के रूप में जिसने टर्विन के इलाके में डंजन क्लियर किया था। सब लोग यूजीन का नाम चिल्लाने लगते हैं, उसे एक हीरो मानते हुए और उसकी तारीफ करते हुए। लुइस पेलिन, मारिन का मेयर और पालन ट्रेडिंग कंपनी का पुराना रिप्रेजेंटेटिव, यूजीन के लिए शहर के लोगों का प्यार देखता है और अपनी ग्रैंड डॉटर प्रोसिलिया को, जो कंपनी की डेप्यूटी मैनेजर है, सच्चाई बताता है कि जितना यूजीन को लोग जानेंगे उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। वो उससे पूछता है कि क्या यूजीन को इस तरह छोड़ना सच में सही है। प्रोसिलिया लुइस को विश्वास दिलाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। असल में वो चाहती है कि यूजीन का नाम बनता रहे, क्योंकि कोई जितना ऊपर जाता है उतना ही ज्यादा गिरने का डर होता है। फिर वो लुइस से पूछती है कि क्या वो यूजीन के साथ यात्रा करने वाले बच्चे के बारे में जानता है। वो पूछता है कि क्या वो फेल्ड की बात कर रही है, जो उनकी कंपनी को बाई प्रोडक्ट्स बेच रहा है। वो हाँ कहती है और बताती है कि उसे अपनी जांच से पता चला है कि फेल्ड टर्विन परिवार का एक सदस्य है। वो कहती है कि लगता है यूजीन बिजनेस की मदद से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है और इस काम के लिए फेल्ड को यूज कर रहा है। अगर वो दोनों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं तो यह टर्विन के बनने वाले लॉर्ड के साथ ताल्लुक बनाने में मदद कर सकता है। लुइस प्रोसिलिया के प्लान से इम्प्रेस्ड है और रियलाइज करता है कि वो उसका इरादा एक ऐसे नाइट की लॉयल्टी खरीदना है जो एक रॉयल परिवार के बेटे को ट्रेन कर रहा है। वो यूजीन को एक गिफ्ट भेजने का सोचता है और अपना असली इरादा छुपाने के लिए सबसे कहेगा कि मेयर होने के नाते उसका काम है कि शहर को बचाने वाले हीरो को रिवॉर्ड दे। लुइस प्रोसिलिया को बताता है कि वो उसे भी सामने लाएगा और उसे इसका अच्छा फायदा उठाने को कहता है, जिसे वो गर्व से मानती है और थैंक्स बोलती है। उस रात बाद में प्रोसिलिया के घर में वो सुकून से अपनी चाय पीती है और सब चीजों के बारे में सोचती है कि जो लोग प्यासे होते हैं वो पानी के किनारे आ जाते हैं। एक व्यापारी के रूप में सिर्फ एक ही काम है। वो स्माइल करती है, प्यास लगने से पहले ही एक कुआं खोदने का प्लान बनाते हुए, इंतजार करते हुए जब तक यूजीन बिना किसी झिझक या शक के उसे पी ले। जो वो नहीं जानती वो यह है कि यूजीन पानी नहीं बल्कि खून पीता है। तभी उसके गेस्ट रूम का दरवाजा खुलता है और वो अपने गेस्ट का एक स्माइल के साथ स्वागत करती है। वो यूजीन को मारिन का हीरो कहती है, उसे खुश करने की उम्मीद करते हुए, पर यूजीन बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है कि वो उसको थैंक्स करने आया है। वो पूछता है कि क्या वो पायलन ट्रेडिंग कंपनी की मालिक है, जिस पर वो हाँ कहती है और उसे बैठने को कहती है। जैसे ही वो उसे देखती है वो नोट करती है कि वो न सिर्फ सुंदर है बल्कि भयानक भी है। एक नाइट जो सिर्फ अपने हाथों से एक ट्रोल का सर काट सकता है। वो हर नाइट से अलग था जिससे वो पहले मिली थी। वो उसके द्वारा पहने गए कवच की तारीफ करती है जो लुइस का दिया हुआ गिफ्ट है और उसे बताती है कि यह मारिन की सबसे अच्छी दुकान से बनवाया गया था। वो बताती है कि यह सबसे सख्त लोहे और ओगर की हड्डी से बनाया गया है, जिससे इसे इतनी शक्ति मिलती है कि एक ड्रैगन को भी इसे काटने में दिक्कत होगी। वो उससे पूछती है कि ये कैसा लग रहा है। वो कहता है कि वो जब वो अगले डंजन में जाएगा तो ही इसकी शक्ति देख पाएगा। और सब गिफ्ट्स के लिए थैंक्स बोलते हुए सोचता है उन्होंने उसके लोगों का भी अच्छा ख्याल रखा है। पर वो ये भी कहता है कि उसने इतने सारे गिफ्ट्स की उम्मीद नहीं की थी। वो उसकी बेवकूफ़ी पर हंसती है और अपना असली काम बताने ही वाली होती है कि यूजीन खड़ा हो जाता है इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए। वो उसे कहता है कि उसे बहुत से काम हैं, इसलिए अब वो जा रहा है। चौंकते हुए वो पूछती है कि क्या वो अभी से जा रहा है। जैन यूजीन पीछे मुड़ता है और उसे कहता है कि वो मारिन में दोबारा रुकने जरूर आएगा जब टर्विन का डंजन पूरा क्लियर हो जाएगा। वो उसे बस इतना ही कहता है। उसे और चिढ़ाने के लिए वो कहता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डंजन से लाई गई चीजें बेचने का है और ये उनकी आखिरी मीटिंग होगी। वो अब से माना क्रिस्टल्स जमा करने पर ध्यान देना चाहता है। शॉक्ड प्रोसिलिया चिल्लाती है और यूजीन को वहीं रुकने का कहती है। वो पूछती है कि क्या सच में उनके बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर वो मुड़ता है और पूछता है कि वो कहना क्या चाहती है। वो उस पर मासूम बनने का नाटक करने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि ऐसे बर्ताव की एक हद है। वो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने उसे मारिन का सबसे महंगा कवच गिफ्ट किया है, एक महंगा घोड़ा, रहने के लिए उनका सबसे अच्छा होटल और स्वादिष्ट खाना। वो कहती है कि जो चीजें उसने बेची वो उन सर्विसेज के आधी कीमत चुकाने के लिए भी काफी नहीं थे। वो पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा बर्ताव करने वाला है कि जैसे उसे एक भी चीज की कीमत नहीं पता जो उसे दी गई है। वो ये भी कहती है कि उसे अब तक एक नाइट होने के नाते उसे सीख लेना चाहिए था कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता। आखिर में वो उसे एक्सपोज करने की चिताती देती है, कहते हुए कि अगर वो उनकी कीमत चुकाने से मना करता है तो मारिन के लोग जो उसे पसंद करते हैं जान लेंगे कि वो सिर्फ एक घमंडी नाइट से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे सम्मान का कुछ नहीं पता। ये उसे गुस्सा दिला देता है। यूजीन पहले कुछ नहीं बोलता पर फिर स्माइल करता है और कहता है कि ये सब बेकार है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने उनकी पहली मीटिंग में उसे बताया था कि वो सब गिफ्ट्स फ्री हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से उसे दिए हैं, फिर भी अब वो उन गिफ्ट्स की कीमत चुकाने का कह रही है। फिर वो उसे घूरता है और पूछता है कि क्या एक बेकार व्यापारी उसे डराने की कोशिश कर रही है। प्रोसिलिया के लोग डर जाते हैं जबकि यूजीन के बंदे खुश लगते हैं। वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसने उसे गलत समझ लिया है। वो उसे एक बार फिर बताता है कि उसने पहले से ही पेलिन ट्रेडिंग कंपनी के साथ बिलमोर की मदद से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और जब तक वो शांति से उसकी चीजें खरीदती रहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारिन के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसके और पास आते हुए वो उसे चेतावनी देता है कि जैसे उसने खुद कहा, हर चीज की एक कीमत है, तो अगर वो अपना मुंह चलाती रही
उसे जल्दी ही पता चलेगा कि कीमत चुकाना किसे कहते हैं। एक बार फिर मुड़कर वो कहता है कि बाहर से यह सिर्फ ऐसा दिखता है जैसे वो अपने ही शहर के लोगों को धोखा दे रहे हैं, एक ऐसे नाइट से बुरा बर्ताव करके जिसने उनके शहर को बचाया है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो अगली किसी समस्या में एक भी नाइट उनके शहर को बचाने के लिए नहीं आएगा। यूजीन के निकलने के बाद रॉबिन और पार्टेक उसके साथ चले जाते हैं, पर जाने से पहले पार्टेक प्रोसिलिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि यह सच में बहुत बुरा है। वो कहता है कि अगर उसका बर्ताव अच्छा होता तो वो सच में एक अच्छा रिलेशन बना सकते थे। डर और एम्बैरेसमेंट से प्रोसिलिया फिर से यूजीन को रुकने का कहती है। वो उसके सामने झुकती है और दिल से सॉरी बोलती है, मानते हुए कि उसका बर्ताव गलत था। वो मानती है कि ज्यादा फायदा पाने की कोशिश में उसने यूजीन को गलत समझ लिया था और अपने रिलेशनशिप को फिर से शुरू करने को कहती है। वो बताती है कि वो बिलमोर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को खुद संभालेगी, पर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और भी डालना चाहती है और वादा करती है कि उसके लिए चिंता करने के लिए कुछ नहीं होगा। प्रोसिलिया ऐसे बहुत से नाइट्स से मिली थी जो महंगी और लग्जरी चीजों के लालच में आकर उनके जाल में फंस गए थे। ज्यादातर नाइट्स बुद्धू थे जो नाम और पैसों का पीछा करते थे, पर उसे समझ आ चुकी है कि यूजीन अलग है, तो उसके साथ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है। वो खुद को ऐसा बर्ताव करने पर बुरा भला कहती है और अब समझती है कि उसे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही थी कि वो उसे जाने नहीं दे सकती। किस्मत से उसके लिए यूजीन बैठ जाता है, कम से कम उसकी एक बात सुनने के लिए मान जाता है, पर चेतावनी देता है कि इस दफा कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा अच्छा फील करती है और उसकी दया के लिए थैंक्स बोलती है। बाद में यूजीन और उसके बंदे दोबारा अपनी यात्रा पर थे। मिरियन उसके नए कपड़ों को देखती है और जोर से कहती है कि वो पूरी दुनिया में सबसे कूल है, जबकि यूजीन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पार्टेक उसे कहता है कि उसने एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया है और बताता है कि पालिन ट्रेडिंग कंपनी इतनी बड़ी और जानी मानी कंपनी है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पार्टेक ये भी कहता है कि पैलन के पूरे साम्राज्य में 100 ब्रांचेस हैं, जबकि मारिन में उनकी मेन कंपनी है और वो साथ ही उन नोबल्स के परिवारों के साथ बिजनेस करते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है, जैसे टुर्विन परिवार। पार्टेक उसे बताता है कि पालिन लाखों डंजन और भूल भुलैया लेने देने में बहुत सावधान रहती है। उस लेवल पर यह शायद एक नोबल परिवार से अपॉइंटमेंट लेने से भी ज्यादा फायदा दे सकता है। पार्टेक फिर यूजीन की बात करने की शानदार स्किल्स की तारीफ करता है, पर यूजीन मानता है कि उसने वो चीजें सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि वो गुस्से में था। अचानक वो किसी को पूछते सुनते हैं कि क्या सिर्फ एक महंगा कवच पहन लेने से कोई नाइट बन जाता है, और एक टकला आदमी यूजीन को चिढ़ाता है कि उसके पास सिर्फ सुंदरता ही है और वो अच्छे से तलवार भी नहीं चला सकता। मिरियन गुस्सा है, पर यूजीन इग्नोर करता है। कमारा फिर उनसे मिलने आता है और यूजीन अपने घोड़े से उतर जाता है, पूछते हुए कि क्या वो उसे लॉर्ड टर्विन बुलाए। कमारा उसे कहता है कि वो जिस नाम से चाहे उसे बुला सकता है और कहता है कि यूजीन काफी बदल गया है। यूजीन वहाँ के हालात के बारे में पूछता है और कमारा बताता कि बदलने के बजाय वर्थेल ने दोबारा से नए बंदे हायर कर लिए हैं, पर कुछ गलत है। यूजीन पूछता है कि उसका क्या मतलब है और कमारा उसे उन सोल्जर्स के बारे में याद दिलाता है जो ब्लैक वुल्व्स द्वारा मार दिए गए थे, क्योंकि वो असल में एक बेकार ग्रुप था। किसी वजह से जो सोल्जर्स वर्थाल इस बार लाया है वो वैसी ही फीलिंग देते हैं। कमारा फिर उसे बताता है कि वो डंजन में जाने वाली पार्टी के कमांडर बनेगा। टकला आदमी ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि अगर यूजीन डंजन में मर जाता है तो क्या वो कमांडर बन सकता है, जो उसके ग्रुप को हंसाता है और कमारा को गुस्सा दिलाता है। वो आदमी कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं था जो वो सच में कहना चाहता था, पर एक डंजन कोई पिकनिक नहीं है। वो बताता है कि डंजन में इंसान की जान एक चींटी की तरह सस्ती है और उन्हें हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा। स्माइल करते हुए वो यूजीन की तरफ देखता है और कहता है कि वो उस पर नजर रखेगा। यूजीन शांति से जवाब देता है कि यह कोई बुरा आइडिया नहीं है। अगर वो मर गया तो टकला आदमी कमांडर बन सकता है। फिर वो अनाउंस करता है कि उन्हें अब डंजन के अंदर जाना चाहिए और वो सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। मिरियन उस टकले पर गुस्सा होती है और यूजीन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसको पहले से जानता है। यह साफ तौर पर वर्थल की चालों में से एक थी। वो डंजन के अंदर सोल्जर्स के हाथों यूजीन को मरवाना चाहता है। यूजीन और उसके सोल्जर्स पहले डंजन में जाते हैं और उनके पीछे वो नए सोल्जर्स जाते हैं। यूजीन को ऐसा लगता है कि इस बार डंजन में बहुत मजा आने वाला है। कुछ पल बाद यूजीन डंजन में रोमर्स को मारने में बिजी है, उनकी लाशों का एकदम साफाई से ढेर लगाते हुए। वो बिना किसी दिक्कत के लड़ता है, जबकि टकले आदमी को समझ आती है कि यूजीन के बारे में उसने जो भी सुना वो झूठ नहीं था। यूजीन सामने खड़ा अकेले ही 100 आदमियों का काम संभाल रहा है, जबकि बाकी सोल्जर्स बस खड़े हैं और देख रहे हैं। टकले आदमी के लिए यूजीन एक शक्तिशाली दीवार की तरह था, उनके सामने एक विशाल सुरक्षा कवच जैसा। वो अपनी तलवार जोर से पकड़ता है, एक चांस का इंतजार करते हुए, बस एक चांस, ताकि उसकी जहर वाली तलवार यूजीन को खत्म कर सके। यूजीन फिर सबको बताता है कि आगे वो इलाका है जहां सिर्फ मिड रैंक मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं और उस जगह पर वो अब उनकी जान की गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ वो जो अपनी जान दांव पे लगाने के लिए तैयार है उसके साथ चले। वो खास तौर पर टकले आदमी और उसके बंदों को ये बात कहता है कि जो आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं आगे बढ़ें। टकला आदमी गर्व से कहता है कि अगर यूजीन जा रहा है तो वो भी जा रहे हैं, विश्वास करते हुए कि यह उनका चांस है। रॉबिन भी उसके साथ जाने का सोचता है, पर पार्टेक उसे रोकता है और यूजीन को कहता है कि वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे। रॉबिन कंफ्यूज्ड है और पार्टेक बताता है कि यूजीन के दिमाग में एक अलग प्लान है।
डंजन की गहराई में यूजीन याद करता है कि आखिरी दफा जब वो गाल्फ्रेडिक के साथ आया था, यूजीन को उसके बिना थोड़ा बोरिंग लग रहा है। आगे बढ़ते हुए यूजीन सोचता है कि भले ही उसने गाल्फ्रेडिक को सिर्फ ऊपर ऊपर से जांचा था, वो बता सकता था कि वो एक बहुत अच्छा लीडर था। ऐसा लीडर जो जानता था कि किस समय पर क्या करना है और कब खुद आगे बढ़कर सबसे खतरनाक रोल्स लेने हैं। गाल्फ्रेडिक के साथ वो इस डंजन को सुरक्षा के साथ क्लियर कर सकते थे, चाहे कुछ अनजान सोल्जर्स भी साथ हों। उत्सुक वो सोचता है कि इन हालात में गाल्फ्रेडिक क्या करता। फिर मुड़कर देखता है कि टकला और उसके बंदे अपने हथियार लिए उसे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। यूजीन खुश है कि उन्होंने आखिर अपना नाटक बंद कर दिया। वो उन्हें कहता है कि अगर उन्हें मारने की इतनी इच्छा है तो वो खुशी से उनकी इच्छा पूरी करेगा। मिरियन यूजीन के इर्द गिर्द पानी जमा करती है, सबको कंफ्यूज करते हुए। फिर मिरियन हंसती है और पानी की एक तेज लहर बनाती है, उनकी सारी टॉर्चेस को बुझाते हुए। जैसे ही हर जगह अंधेरा फैलता है, सब बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ विश्वास नहीं कर सकते कि यूजीन को मैजिक आता है। टकला आदमी अपने ग्रुप को शांत करने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि अपने टॉर्चेस दोबारा से लगाएं। उन लाल जानलेवा आंखों से अनजान जो उन्हें घूर रही है, एक एक करके वो सब मार दिए जाते हैं। काले अंधेरे में वो सिर्फ अपने साथियों की चीखें सुन सकते हैं। चाहे वो कितनी ही कोशिश कर लें, वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते और वो ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं। 1 मिनट तक चिल्लाने और कोशिश के बाद टकला आदमी आखिर 2 पत्थरों से चिंगारी निकालने में सफल हो जाता है। वो उन्हें गाली देता है, आग लगाने के लिए उत्सुक, पर इससे पहले कि वो कुछ करे, वो नोटिस करता है कि चीखों की आवाज बंद हो गई है। इस सन्नाटे से उसका पसीना छूट जाता है। अचानक वो किसी के चलने की आवाज सुनता है। यूजीन उससे पूछता है कि क्या उसे आग चाहिए। फिर यूजीन टकले आदमी के हाथ से पत्थर लेता है और आग जलाने में उसकी मदद करता है, उसे कहते हुए कि अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो मदद करेगा। जैन यूजीन कहता है कि इंसानी आंखों को अंधेरे में देखने में बहुत दिक्कत होती है। जब आग आखिर जलती है, यूजीन पूछता है कि क्या वो अब ज्यादा अच्छे से देख सकता है। क्या वो देख सकता है कि कौन शिकार कर रहा था और कौन शिकार हो रहा था। टकला आदमी अपने सामने एक विशाल मरा हुआ मॉन्स्टर देखता है और अपने पूरे ग्रुप की लाशें भी। वो यूजीन को एक भयानक मॉन्स्टर कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यूजीन अपना मुंह खोलता है और उस आदमी का खून पीने के लिए अपने नोकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा देता है। बाद में टर्विन कासल में डंजन से वापस आने के बाद कमारा यूजीन से मिलने के लिए दौड़ता हुआ आता है और उसे मीटिंग रूम में पाता है। कमारा, जिसके पीछे वेर्थल भी है, यूजीन से पूछता है कि क्या ये खबर सच है। वर्थाल भी पूछता है कि ये सब अफवाहें किस बारे में है, पर यूजीन सिर्फ जवाब देता है कि वो ये सब करने वाले बंदे से सुन सकते हैं। फिर वो टकले को दोनों भाइयों के सामने फेंक देता है और वेर्थल उसे पहचान लेता है। वो आदमी मानता है कि उसने वेर्थल टुविन के कहने पर यूजीन को मारने की कोशिश की थी, पर वेर्थल कहता है कि ये हमेशा ऐसी ही बेकार बातें बोलता रहता था और आखिर में इसने अपना दिमाग खो दिया है। कमारा गुस्से में पूछता है कि वेर्थल और क्या क्या करने का सोच रहा है, पर वेर्थल कहता है कि कमारा को ही अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में किसी पागल की बातों पर विश्वास करता है। वेर्थल फिर टकले आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो सही सबको बताए कि क्या हुआ था, पर टकला, जो अभी पूरी तरह यूजीन के कंट्रोल में है, अचानक खिड़की की तरफ भागता है, चिल्लाते हुए कि उसके जैसे कचरे को मर जाना चाहिए। वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। कमारा चिल्लाते हुए उसके पीछे जाता है, पर टकला आदमी नीचे एक स्टैचू की तलवार में घुसकर अपनी जान गंवा देता है। वेर्थाल गर्व से कमारा को कहता है कि टकला आदमी सच में पागल हो गया था किसी को एक मॉन्स्टर द्वारा मारते देखकर, और पूछता है कि क्या यह ज्यादा अजीब नहीं है कि यूजीन झूठी अफवाहों से दोनों भाइयों को दुश्मन बनाना चाहता है। पर कमारा कहता है कि जो सच में अजीब है वो यह है कि वेर्थल किसी के मरने पर इतना खुश हो रहा है। वेर्थल ये सुनकर भड़क जाता है। वेर्थल फिर यूजीन पर चिल्लाता है, कहते हुए कि वो अलग नहीं है, और पूछता है कि क्या उसके अंदर नाइट वाला कोई सम्मान नहीं है। वो यूजीन पर उस बंदे को अपने वश में करके झूठ बुलवाने का इल्जाम लगाता है। शांति से यूजीन वेर्थल से पूछता है कि क्या वो सच में एक नाइट होने के नाते दूसरे नाइट के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। वेर्थल कॉन्फिडेंटली हाँ में जवाब देता है। यूजीन फिर अपनी तलवार निकालता है और वेर्थल की तरफ इशारा करता है, एक फाइट की चेतावनी देते हुए और अपना नाइट होने का सम्मान और नाम दोनों को सच कहते हुए। वेर्थल गुस्से में आ जाता है और यूजीन के गर्व भरे चेहरे को देखकर बिना सोचे चेतावनी मान लेता है। उस समय टर्विन के इलाके में सब लोग उस अफवाह के बारे में बात करते हैं कि वेर्थल ने किसी को मारने का ऑर्डर दिया था। वो गुस्सा थे कि वेर्थल एक के बाद एक समस्या खड़ी कर रहा है। यूजीन और वेर्थल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कैमरा उनका गवाह है। कैमरा बताता है कि क्योंकि दोनों तरफ की बातें बिल्कुल अलग हैं, एक लड़ाई से ही सच का पता चलेगा और उसकी बात को सच माना जाएगा जो जीतेगा, क्योंकि यही उन दोनों की इच्छा है। इसी के साथ वो लड़ाई शुरू करते हैं। वेर्थल पहले अटैक करता है, अपनी तलवार यूजीन पर चलाता है, पर यूजीन उसे आसानी से रोक लेता है। जब वेर्थल दूसरा अटैक करता है, यूजीन उस अटैक को भी रोक लेता है। वेर्थल की कमजोर स्किल्स से निराश होते हुए यूजीन याद करता है कि कैसे वेर्थल ने पिछली जिंदगी में उसकी जान ली थी और अब वो विश्वास नहीं कर सकता कि उसको मारने वाला शख्स इतना बेकार था। यूजीन वापस अटैक करता है, वेर्थल को अचानक हैरान करते हुए। चाहे वेर्थल अटैक रोकने में सफल हो जाता है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता।
आखिर में यूजीन उसकी तलवार उड़ा देता है और वर्थल जमीन पर गिर जाता है। उसे खत्म करने के बजाय यूजीन उसे कहता है कि अपनी तलवार उठाए। वर्थल तुरंत मान जाता है। कैमरा चुपचाप देखता है, जानता है कि वर्थल की तलवार चलाने की कला इतनी बुरी नहीं है। वहां खड़े सब लोग भी ये देख सकते हैं कि यूजीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। यूजीन फिर अपनी तलवार उठाता है और वर्थल का हाथ काट देता है। इससे पहले कि वो और कुछ करे, कैमरा चिल्लाता है कि ये काफी है। यूजीन जवाब देता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और कैमरा को पीछे हटने को कहता है, पर कैमरा पीछे नहीं हटता है। उसे समझाता है कि वो बस खड़े होकर अपने भाई को मरते नहीं देख सकता, क्योंकि वर्थल अब और नहीं लड़ सकता। वो अपनी बात को लड़ के सच साबित नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि जीत यूजीन की है। पर वर्थल घमंड में चिल्लाता है कि वो अभी भी लड़ सकता है और वो खुद यूजीन को मार देगा। कैमरा उसे रुकने का ऑर्डर देता है और बताता है कि मैच पहले से ही खत्म हो चुका है। एक नाइट होने के नाते उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए और जेल में अपने गलतियों को सुधारना चाहिए। पर वर्थल ये नहीं मान सकता। वो कैमरा को धक्का देता है और यूजीन पर अटैक करता है, चिल्लाते हुए कि अगर यूजीन नहीं होता और अगर वो कभी उसकी जिंदगी में नहीं आता तो उसे कभी इतनी अपमान नहीं सहना पड़ता। यूजीन अपनी तलवार उठाता है। इससे पहले कि वर्थल कुछ समझ पाता, वो अब हिल नहीं सकता था। वो अपना कवच जमीन पर पड़े और अपने बड़े भाई को घबराते हुए देखता है। यूजीन उसे कहता है कि उसे वो आखिरी चांस लेना चाहिए था जो उसके भाई ने दिया था। वर्थल का सर जमीन पर पड़ा है, उसके शरीर से अलग। सब चुप खड़े हैं। यूजीन चुपचाप वहां से चला जाता है, कैमरा को अपने बेवकूफ छोटे भाई के लिए रोता हुआ छोड़कर। अगले दिन मैरिन सिटी में यूजीन एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है जब मिरियन उससे पूछती है कि क्या उसे बुरा नहीं लगा। यूजीन पूछता कि उसका क्या मतलब है। मिरियन जवाब देती है कि वो टकला पहला बंदा था जिसे उसने अपने जैसा वैम्पायर बनाया था, पर यूजीन ने उसे जबरदस्ती वर्थल के खिलाफ उसे किया और फिर बिना सोचे उसे खत्म कर दिया। यूजीन ने जवाब दिया कि इसमें कुछ बुरा नहीं था, क्योंकि उस टकले आदमी का दिमाग इतना कमजोर था कि वो किसी का पालतू भी नहीं बन सकता था। अगर वो उसे ऐसे ही छोड़ता तो दूसरों को साफ दिख जाता कि वो एक वैम्पायर बन गया है। फिर उसने मिरियन से पूछा कि क्या वो सच में सोचती है कि वो किसी को जिंदा छोड़ेगा जिसने उसको मारने की कोशिश की हो। मिरियन कहती है कि उसके पास सच में दिल नहीं है और उसे याद दिलाया कि एक वैम्पायर को बहुत से सर्वेंट्स बनाना चाहिए, क्योंकि सर्वेंट्स शक्ति की निशानी होते हैं। पर यूजीन ने कहा कि उसे उनकी जरूरत नहीं है। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वो सोचता है कि कमजोर लोगों को पालतू बनाना सिर्फ समस्या लाएगा, क्योंकि उनके पीछे की सफाई करने का बोझ उनकी कीमत से ज्यादा है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो किसी को गालफ्रेडिक का नाम लेते सुनते हैं। बिलमोर प्रोसिलिया को बता रहा था कि बहुत हलचल मची हुई है और 2 हफ्ते हो गए हैं जब से गालफ्रेडिक भूल भुलैया में गया है। दोनों चौंक जाते हैं जब वो यूजीन को वहां खड़े देखते हैं। बिलमोर उसका स्वागत करने के लिए भागता है, पर यूजीन उसे इग्नोर करता है और सीधा प्रोसिलिया से पूछता है कि गालफ्रेडिक को क्या हुआ है, जो उसे डरा देता है। कुछ पल बाद यूजीन अपने घोड़े पर पूरी स्पीड से जा रहा है, याद करते हुए कि प्रोसिलिया ने उसे क्या बताया था कि 2 हफ्ते पहले गालफ्रेडिक काउंट एवरग्रोव के इलाके में एक भूल भुलैया में मॉन्स्टर्स को मारने गया था और वो तब से वहीं अकेला गायब है। उसने ये भी बताया कि उन्होंने पूरे मिड रैंक मॉन्स्टर वाली जगह को अच्छे से जांचा, पर उसकी किसी भी चीज का कोई निशान नहीं मिला। फ्रेडिक हाई रैंक्ड मॉन्स्टर जोन से वापस नहीं आ पाया था। यह सुनकर यूजीन अपने दोस्त को बचाने के लिए काउंट एवरग्रो की तरफ भागता है। कई दिन बाद वो काउंट एवरग्रो के कासल में पहुंचता है, जहां लॉर्ड उसका अच्छे से स्वागत करता है। लॉर्ड उसे कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है और कहता है कि यूजीन अफवाहों से कहीं ज्यादा जवान और सुंदर है। यूजीन सम्मान से झुकता है और लॉर्ड को इतने अच्छे से स्वागत के लिए थैंक्स बोलता है। एवरग्रो परिवार का सबसे बड़ा बेटा जेविन एवरग्रो कहता है कि हालात बहुत खराब हैं और कहता है कि वो अपने ऑफिस में बातचीत जारी रखें। बैठकर जेविन समझाता है कि गालफ्रेडिक ने अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया। उन्होंने गालफ्रेडिक को एक चांस देने का सोचा था अगर वो भूल भुलैया से सफल होकर वापस आता है, पर उन्होंने सोचा नहीं था कि वो भूल भुलैया के हाई लेवल्स में अकेले जाएगा। यूजीन पूछता है कि क्या जेविन कह रहा है कि गालफ्रेडिक बिना किसी को बताए वहां गया था, जिस पर जेविन हाँ में जवाब देता है। वो बताता है कि जिस हाई लेवल एरिया में गालफ्रेडिक गया था वो एक ऐसा एरिया था जिसे हाउस एवरग्रो 100 सालों से छू तक नहीं पाया था, क्योंकि वहां वो रहता है जिसे भूल भुलैया का मास्टर कहते हैं। यूजीन पूछता है कि भूल भुलैया का मास्टर क्या है, और लुगेट्स हाउस एवरग्रो का एक नाइट जवाब देता है कि ये एक ऐसा जीव है जो पूरी भूल भुलैया पर राज करता है। स्माइल करते हुए लुगेट्स कहता है कि गालफ्रेडिक नाम बनाने की लालच में अंधा हो गया, बिना सोचे समझे ही आगे बढ़ गया और बहुत लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी। जेविन लुगेटेस का इंट्रोडक्शन देता है उस इंसान के रूप में जो घटना के समय गालफ्रेडिक के साथ भूल भुलैया में गया था। लुगेट्स यूजीन को हेलो बोलता है और कहता है कि उनके बीच एक चीज है जो सेम है। वो एवरग्रो टूर्नामेंट का चैंपियन था, जिसका मतलब है कि उसने कभी टूर्नामेंट में गालफ्रेडिक को हराया था। यूजीन पूछता है कि क्या यह बात सच में इस समय बताना जरूरी है। जेविन कहता है कि गालफ्रेडिक उनके लिए बहुत कीमती है और वो इन हालात के लिए दिल से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि जो उसने सुना है यूजीन और गालफ्रेडिक के बीच अच्छी दोस्ती है। यूजीन इस बातें से अग्री करता है, जिससे मिरियन चुपके से हंसती है। जेविन यूजीन को विश्वास दिलाता है कि वो गालफ्रेडिक के अच्छे दोस्त के रूप में उसकी पूरी मदद करेंगे और उसे बताता है कि पिछले 100 सालों से हर बार जब हाउस एवरग्रो ने हाई लेवल्स की जांच करने की कोशिश की, पूरे ग्रुप्स गायब हो गए।
इसलिए जब कोई 1 महीने से ज्यादा गायब रहता है तो वो उन्हें मरा हुआ स्वीकार करते हैं। जेविन फिर पूछता है कि क्या यूजीन समझ गया और उसे बताता है कि गालफ्रेडिक 3 हफ्ते से गायब है। अगर वो अगले हफ्ते में उसे नहीं ढूंढ पाए तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। यूजीन तुरंत खड़ा होता है उसकी जांच शुरू के लिए, पर जेविन उसे रोकता है, कहते हुए कि एक भूल भुलैया ऐसी जगह नहीं है जहां कोई ऐसे ही चला जाए। वो उसे कहता है कि 3 दिन में एक पूरा ग्रुप तैयार होगा जिसे लुगेट्स लीड करेगा, और यूजीन को कहता है कि तब तक आराम करे और अपनी थकान दूर करे। उन पर शक करते हुए यूजीन थैंक्स बोलता है। जाने से पहले जेविन उसे बताता है कि उन्होंने अभी अभी एक मेज यानी जादूगर को काम पर रखा है और यह कि मेज को उसकी मदद के लिए साथ भेजा जाएगा। बाद में सड़क पर मिरियन लुगेट्स के बर्ताव से गुस्सा थी। यूजीन को विश्वास है कि गालफ्रेडिक चाहे थोड़ा कमजोर दिखता हो पर वो इतना शक्तिशाली था कि आसानी से गायब नहीं हो सकता। मिरियन लुगेट्स और जेविन दोनों को बुरा भला कहती है, जबकि यूजीन कई अजीब बातें नोटिस करता है। उसे याद आता है कि जाने से पहले गालफ्रेडिक ने उसे बताया था कि वो डंजन खोलने का पूरा क्रेडिट लेगा और इसलिए उसे काउंट ऑफ एवरग्रो से एक अपॉइंटमेंट मिलेगी। गालफ्रेडिक ने उसे भी साथ आने और एक अच्छा इंप्रेशन देने को कहा था। यूजीन को पक्का विश्वास था कि उन्होंने गालफ्रेडिक को पहले से ही एक अपॉइंटमेंट देने का सोच रखा था, फिर भी अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक और टेस्ट देना पड़ा। इससे यूजीन सोचता है कि उन्होंने अपना मन क्यों बदला। ऊपर से उसे शक था कि गालफ्रेडिक लालच में आकर बिना सोचे कोई काम नहीं करेगा। अगर गालफ्रेडिक सच में भूल भुलैया में गया होता तो यूजीन को पक्का विश्वास था कि वो एक अच्छी टीम चुनता और सावधानी से आगे बढ़ता। अचानक वो लोगों की चिल्लाने और भागने की आवाज सुनता है। कोई चिल्ला रहा था कि मैसाया आएगा। एक बूढ़ा आदमी स्टेज पर एक अजीब आंख के निशान के सामने खड़ा बताता है कि जिस दिन चांद पर एक लाल साया पड़ेगा जीत की देवी गुस्से में आएगी और जमीन को खत्म कर देगी। इतनी भीड़ में भी लोग आगे बढ़ते हैं बूढ़े की बात सुनने के लिए। बूढ़ा आदमी बताता है कि उसकी चेतावनियां पहले से शुरू हो चुकी है और यह कि भूल भुलैया के पास बार बार अर्थक्वेक्स की वजह से पहाड़ों में रहने वाले जंगली जानवर बड़ी संख्या में मर रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही एक बहुत शक्तिशाली नाइट भूल भुलैया में गायब हो गया है। यह सुनकर मिरियन को समझ आता है कि वो आदमी गालफ्रेडिक के बारे में बात कर रहा है। बूढ़ा आदमी भीड़ को कहता है कि भूल भुलैया के दरवाजे पर बकरी का ताजा खून छिड़कें और बचा हुआ मीट भी उसको ऑफर करें, बताते हुए कि अगर वो ऐसा करते हैं तो मैसाया लाल रंग में डूबी जमीन को बचाने के लिए उतरेंगे। शहर के लोग ये सब सुनकर घबरा जाते हैं। मिरियन कहती है कि यह पूरा शहर एक आम शहर जैसा नहीं है। एक बच्चा यूजीन को एक पेपर देता है, चिल्लाते हुए कि भगवान गुस्सा है, पर उन पर विश्वास करने में अब भी देर नहीं हुई। यूजीन पेपर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि भूल भुलैया के पास भूकंप की वजह से जंगली जानवरों की मौत हो रही है। वो सोचता है कि क्या भूल भुलैया का कुछ हिस्सा गिर गया है और सोचता है कि 3 दिन इंतजार करने के लिए बहुत लंबे हैं। वो मिरियन को कहता है कि वो पहले खुद गालफ्रेडिक को ढूंढने के लिए आगे जाएंगे, जो मिरियन को खुश कर देता है। उन्हें पता नहीं, एक लड़की पास में चुपके से सुन रही है। जैसे ही वो उसके पास से गुजरते हैं, वो लड़की आहिस्ता से कहती है कि वो यह देखकर हैरान है कि एक आम लोगों के बीच एक वैम्पायर घूम रहा है। अचानक पकड़े जाने पर यूजीन तुरंत मुड़ता है और उसे एक सड़क के अंदर ले जाता है। वो उसे पकड़ता है और उसका नाम पूछता है, कहते हुए कि उसने उसे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो उसकी गर्दन तोड़ देगा। वो भीख मांगती है कि वो उसे जाने दे ताकि वो बोल सके, पर वो मना कर देता है। आखिर में वो बताती है कि वो एक ब्लड शैडो है। मिरियन को यह शब्द जाना पहचाना लगता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि यह क्या है। वो यूजीन को उसे मारने से रोकने के लिए भागती है और उसे बताती है कि वो ब्लड शैडो स्कूल की एक जादूगर है, एक ऐसा स्कूल जो पीढ़ियों से वैम्पायर्स की सेवा करता आई है। फिर भी यूजीन तब तक नहीं छोड़ता जब तक बहुत देर हो जाती है और वो होश खो देती है। कुछ पल बाद जादूगर जागती है और गुस्से से पूछती है कि उसने बिना कुछ जाने उस पर क्यों अटैक किया। वो चिल्लाती है कि उसे जवाब सुनने के लिए कम से कम उसकी गर्दन को छोड़ना चाहिए था। यूजीन माफी मांगता है, पर मिरियन उसे एक विलन की तरह बर्ताव करने पर डांटती है। अपना गला साफ करने के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन सीरियस के रूप में देती है। नोआर रोमारी ऑफ द ब्लड शैडो स्कूल, वैम्पायर्स की सेवक। वो बताती है कि उस स्कूल से पढ़ने की वजह से वो तुरंत एक वैम्पायर को पहचान सकती है। वो ये भी बताती है कि जेविन ने उसे यूजीन को ढूंढने को कहा था और ये कि उसने सुना है कि वो और गालफ्रेडिक अच्छे दोस्त हैं, जिसकी वजह से यूजीन कसम खाता है कि वो गालफ्रेडिक का मुंह सिलवा देगा जब वो उसे ढूंढ लेगा। फिर वो बताती है कि वो भी गालफ्रेडिक के गायब होने के समय उसके ग्रुप में थी, जो उसे सरप्राइज करता है। जब और पूछा जाता है, वो बताती है कि उस समय उसे एक मॉन्स्टर का बाई प्रोडक्ट चाहिए था, तो उसने खुद काउंट एवरग्रो द्वारा बनाई गई भूल भुलैया में जाने वाली टीम के लिए अप्लाई किया था। एवरग्रो की भूल भुलैया बहुत कठिन होने के लिए जानी जाती थी, पर क्योंकि यह 100 साल पहले मिली थी, हाई लेवल्स के अलावा सारे एरियाज पूरी तरह क्लियर हो चुके थे। उनका ग्रुप बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा था। गहराई में आगे बढ़ते हुए एक अचानक और बहुत तेज अर्थक्वेक ने पूरी भूल भुलैया को हिला दिया और उसके पैरों के नीचे की जमीन गिर गई। जब वो गिरने ही वाली थी, किसी ने उसे पकड़ लिया। गालफ्रेडिक, जो पीछे से सुरक्षा कर रहा था, उसने उसे बचा लिया और उसकी जगह गहराई में गिर गया। उसकी वजह से वो बच गई और होश में आई। पर बाकी सब विश्वास करते थे कि भूकंप इसलिए आया क्योंकि गालफ्रेडिक ने हाई लेवल्स का दरवाजा खोल दिया था।
उसने यूजीन को बताया कि वो गैल्फ्रेडिक की वजह से बची और यह कि वो सच बताने की जिम्मेदार है, इसलिए वो उसे ढूंढने आई थी। उसने ये भी बताया कि उसने कभी सोचा भी नहीं किया था कि वो एक वैम्पायर होगा। यूजीन जैसा थी जैसा उसने सोचा था रियलाइज करता है कि जेविन की कहानी पूरी तरह झूठी है। वो सोचता है कि क्या जेविन ने सीधा उसे झूठ बोला है या किसी और ने झूठी अफवाहें फैलाई हैं। सीरियस फिर कुछ और बताती है। जब उसने नीचे गहराई में देखा जहां गैल्फ्रेडिक गिरा था तो उसे जमीन पर एक विशाल आंख बनी हुई देखी। यूजीन कहता है कि क्या यह सच है, और वो कॉन्फिडेंटली हाँ कहती है। फिर उसे वो पेपर याद आता है जो उस बच्चे ने दिया था, और वो ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि पेपर पर जो तस्वीर थी वो निशान उसके बताए हुए निशान से मैच करता है। जबकि भूल भुलैया की जमीन के नीचे कल्टिस्ट्स पूजा कर रहे थे। उनका लीडर उनके सामने खड़ा था और सबको ऑर्डर देता है कि वो उसका पूरे दिल से स्वागत करें, वो जो उन्हें मुक्ति की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वो जल्द ही जागने वाला है। 3 दिन बाद यूजीन भूल भुलैया के सामने अपने साथियों के साथ खड़ा है, जबकि लुगेट्स अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा है। लुगेट्स पूछता है कि क्या वो अपने दोस्त को दोबारा देखने के ख्याल से खुश है, और कहता है कि वो उम्मीद करता है कि उन्हें कोई लाश उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजीन जवाब देता है कि गैल्फ्रेडिक आसानी से मरने वाला नहीं है, जो लुगेट्स को चौंका देता है, जिसकी वजह से वो जोर से हंसने लगता है। यूजीन लुगेट्स को घूरता है। वो कई दिन पहले भूल भुलैया में जाना चाहता था, पर उसे पक्का विश्वास था कि गैल्फ्रेडिक का गायब होना कोई दुर्घटना नहीं थी, इसलिए उसने लुगेट्स के हर काम पर नजर रखने का सोचा था। वो विश्वास करता है कि अगर गैल्फ्रेडिक 3 हफ्ते जिंदा रहा है तो 3 और दिन उसका अंत नहीं कर सकते। अचानक रोब्स पहने हुए कई लोग पास आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, खुद को हाउस एवरग्रो के टेम्पल्स का एक मेंबर बताते हैं। वो यूजीन से मिलते हैं और बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं ये देखकर कि यूजीन अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। वो भगवान के नाम पर उसके साथ लड़ने जाने की ऑफर देते हैं, जो यूजीन को और भी ज्यादा चौंका देता है, और मिरियन को यह देखकर हंसी आ जाती है कि यह लोग एक वैम्पायर से ऐसी बातें कर रहे हैं। लुगेट्स सोचता है कि टेम्पलर्स आमतौर पर ऐसे कामों में हिस्सा नहीं लेते, और नाइट्स में दिलचस्पी लेना तो बहुत दूर की बात है। लुगेट्स कहता है अगर यूजीन चाहे तो अपनी क्लास होली नाइट में भी बदल सकता है, जिसकी वजह से मिरियन और सीरियस नोयर हंसते हैं, पर यूजीन लुगेट्स को शक भरी नजर से घूरता रहता है। फिर वो पार्टेक को ऑर्डर देता है कि एक पल के लिए उसके साथ साइड में आए, और पार्टेक तुरंत उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप भूल भुलैया के अंदर है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मिरियन पानी की एनर्जी की मात्रा से हैरान है, जबकि यूजीन देखता है कि डंजन के उलट भूल भुलैया एक नकली जगह है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि यहाँ कम से कम लोग ही जिंदा रह पाएं, फिर भी मॉन्स्टर्स इसमें जिंदा रहते हैं। वो अपने आप से सोचता है कि अगर हालात कभी खराब होते हैं तो ऐसे जगह में छुप कर जीना बुरा नहीं होगा। अचानक लुगेट्स पास आता है और कहता है कि ये सच में बुरी शक्तियों के छुपने के लिए सही जगह है। वो यूजीन की स्किल्स की तारीफ करता है, कहते हुए कि अब तक एक भी आदमी नहीं मरा, पर यूजीन बस पूछता है कि जहां गैल्फ्रेडिक गायब हुआ वो जगह कितनी दूर है। लुगेट्स उसे कहता है कि इतना उत्सुक ना हो, और उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वो सच में गैल्फ्रेडिक पर विश्वास करता है, और साथ ही यह भी कहता कि जिस पर यूजीन को सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए वो लुगेट्स है, क्योंकि हाउस एवरग्रो ने पहले से भूल भुलैया के सारे जाल पूरी तरह समझ लिए हैं। फिर भी वो मानता है कि हर बार कोई ना कोई जरूर मरता है। हंसते हुए लुगेट्स उसे कहता है कि उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद समझे, क्योंकि वो सब जिंदा वापस आ जाएंगे। एक ऐसा बर्ताव जो यूजीन को गुस्सा दिलाता है। अचानक भूल भुलैया हिलने लगती है। लुगेट्स तुरंत सबको तैयार रहने का ऑर्डर देता है, समझाते हुए कि शायद भूल भुलैया का नक्शा बदल रहा है। वो यूजीन को कहता है कि वो उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां दीवारें बदलती रहती हैं और जहां पर हाई लेवल्स का शॉर्टकट मिल सकता है। सीरियस नोयर चिल्लाती है कि यह भूकंप है, पर यूजीन अपना ध्यान लुगेट्स पर रखता है और पूछता है कि शॉर्टकट कहाँ है। लुगेट्स जवाब देता है कि ठीक वहीं जहां वो खड़ा है। फिर धीरे धीरे दीवारें बदलने लगती हैं और बंद होने लगती हैं, यूजीन को लुगेट्स से अलग करते हुए। उनके आसपास का एरिया बदल जाता है। सीरियस नोयर डरते में पूछती है कि वो कहाँ हैं, पर यूजीन जल्दी से समझ जाता है कि यह कोई आम भूकंप नहीं था। गैल्फ्रेडिक को फंसाया गया था एक ऐसे जाल में जिसके बारे में लुगेट्स साफ तौर पर जानता था। वो अभी भी लुगेट्स की चाल समझने की कोशिश कर रहा था जब सिरुइस नोयर उसे बुलाती है। पीछे मुड़कर वो गैल्फ्रेडिक को देखकर पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो एक क्रॉस से बंधा हुआ है और उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वो भाग कर जाता है और अपने दोस्त की सांस चेक करता है। वो गैल्फ्रेडिक को जिंदा देखकर खुश होता है। वो जानता है कि अगर वो उसे बाहर ले जाएं और जल्दी से इलाज करें तो वो बच सकता है, पर फिर मिरियन कहती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो कुछ समय से उनके नीचे कुछ फील कर रही थी। अचानक एक तेज हवा उनके आसपास घूमने लगती है और ऊपर एक तेज लाल रोशनी दिखती है। दीवार से 2 विशाल लाल आंखें तेज दांतों के साथ और एक लंबी टेल बाहर आती है। यह एक माइनोटॉर था। उसका शरीर लाल आग में लिपटा हुआ था। सिरिनोयर अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए पूछती है कि वहां एक माइनोटॉर कैसे हो सकता है, पर यूजीन जल्दी से उसे ऑर्डर देता है कि गैल्फ्रेडिक की सुरक्षा करे। फिर वो मॉन्स्टर की तरफ भागता है, अपनी शक्ति यूज करते हुए पत्थरों पर चढ़कर हवा में कूदता है।
वो अपनी तलवार उठाता है अटैक करने के लिए, पर इससे पहले कि वो वार कर पाता, माइनोटॉर एक अंधा कर देने वाली रोशनी फेंकता है और एक शक्तिशाली हवा जो उसे और सिरी नोआर को, जो गाल्फ्रेडिक की रक्षा कर रही थी, दूर फेंक देती है। माइनोटॉर एक हथियार निकालता है और यूज गाल्फ्रेडिक के ऊपर उठाता है। यूजीन यह देखकर घबरा जाता है। इससे पहले कि वो समझ पाता, मॉन्स्टर हथियार को जमीन पर मारता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि उनके आसपास की जगह टूट जाती है। क्रेमा टूटी हुई जमीन से नीचे गिर जाता है और यूजीन और भी ज्यादा घबराते हुए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर यूजीन के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता होता है, उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। गुस्से में वो पूछता है कि सिरी नोआर क्या कर रही है। वो समझाती है कि वो मॉन्स्टर एक माइनोटॉर है, हाई रैंक मॉन्स्टर्स में भी एक बहुत शक्तिशाली जीव। वो बताती है कि एक वैम्पायर भी इससे लड़ते हुए मर सकता है, जो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। वो अपनी तलवार उसकी तरफ करता है, चेतावनी देते हुए कि वो अपनी हद पार कर रही है, पर वो उसे माफी मांगती है और समझाती है कि वो बस खड़ी होकर एक वैम्पायर को मरते नहीं देख सकती। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर वो बिना सोचे आगे बढ़ता है तो उसके जीतने की चांसेस बहुत कम है, और अगर वो सच में गाल्फ्रेडिक को बचाना चाहता है तो उसे शांत होना होगा और हालात को ठीक से समझना होगा। थोड़ा शांत होने के बाद सिरी नोआर बोली कि वो विश्वास नहीं कर सकती कि भूल भुलैया के अंदर एक माइनोटॉर है। एक साइक्लॉप्स भी होता तो ठीक था। जबकि यूजीन सोच रहा था, उनके पीछे की दीवार खुलती है। फिर एक आवाज साइरन नोआर की स्किल्स का मजाक उड़ाती है, हैरान कि वो अर्थ मैजिक भी यूज कर सकती है। यह लुगेट्स था। उसने कहा कि वो मुश्किल से गाल्फ्रेडिक की वजह से बची थी, और यह कि सिरी नोआर एक बेकार मेज है जिसको सिर्फ बातें बनानी आती है। यूजीन तुरंत लुगेट्स की गर्दन पकड़ लेता है, गुस्से में कि वो ही था जिसने गाल्फ्रेडिक को ऐसे नर्क में धकेला। लुगेट्स हंसते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाता है और समझाता है कि वो सिर्फ यूजीन को गाल्फ्रेडिक के पास इसलिए लाया क्योंकि वो अपने दोस्त को दोबारा देखने के लिए इतना उत्सुक दिख रहा था, पर नोट करता है कि यूजीन अफवाहों से कहीं ज्यादा बदतमीज है। फिर बिना किसी दिक्कत के लुगेट्स यूजीन का हाथ पीछे करता है और अपनी पूरी शक्ति से उसे पकड़ लेता है। यूजीन गुस्से में जल्दी से लुगेट्स का ग्लव उतारता है और देखता है कि उसके हाथ की पिछली तरफ एक अजीब निशान है। सिरी नोआर उस निशान को पहचान लेती है और यूजीन पूछता है कि क्या वो सही सोच रहा है कि लुगेट्स की शक्ति उसकी अपनी नहीं है। सिरी नोआर समझाती है कि वो निशान एक मैजिक फॉर्मूला है जो किसी और की शक्ति पाने के लिए यूज होता है। शुरू में इसे इंसानों के बीच शक्ति ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता था, पर जब लोग जानवरों की शक्ति छीनने लगे तो इसे पूरी तरह बैन कर दिया गया, जिससे इसे अब कोई यूज नहीं कर सकता। पर लुगेट्स इस बात पर हंस देता है, इसे बेवकूफी कहता है। वो कहता है कि इस स्पेल को ना यूज करना सिर्फ एक बेकार बहाना है जो उन लोगों ने बनाया जो शक्ति पर कंट्रोल रखना चाहते थे। फिर उनके आसपास के रोब्स वाले लोग हर जगह फैलने लगने, जिस पर लुगेट्स कहता है कि यह चुने गए लोग हैं। जब दुनिया में तबाही फैलेगी तो वो ही भगवान द्वारा जीने के लिए चुने जाएंगे। यूजीन शांति से जवाब देता है कि अब वो समझ गया। लुगेट्स ने गाल्फ्रेडिक को किसी और की शक्ति से हराया, फिर ऐसे नाटक किया जैसे इसको अपनी शक्ति हो। उस पल यूजीन अपनी असली शक्ति दिखाता है, गुस्से से चिल्लाते हुए कि वो लुगेट्स को उसकी असली जगह दिखाएगा। वो लुगेट्स पर अटैक करता है और जब लुगेट्स उसको रोकने की कोशिश करता है, शक्ति की जो लहर आती है वो इतनी तेज है कि सिरी नोआर सोचती है कि क्या एक आम वैम्पायर सच में इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। लुगेट्स अपने हाथ से यूजीन को दूर करता है और रियलाइज करता है कि यूजीन भी अपनी शक्ति छुपा रहा था। लुगेट्स फिर अपना हाथ यूजीन के शरीर में घुसा देता है, कहते हुए कि उसका कोई इरादा नहीं है वापस जाने का। अचानक यूजीन और सिरी नोआर के नीचे वाली जमीन गिर जाती है। जैसे ही वो गिरते हैं, लुगेट्स चिल्लाता है कि भूल भुलैया का हर जाल पहले से समझ लिया गया है और कि यूजीन को अच्छे से गिरकर मर जाना चाहिए। यूजीन सिरी नोआर के लिए चिल्लाता है, जो जल्दी से एक मैजिक सर्कल बनाती है उन्हें पकड़ने के लिए। यूजीन तुरंत सर्कल को कूदने के लिए यूज करता है और आगे बढ़ता है, इससे पहले कि ऊपर की दीवार बंद हो। वो अपनी तलवार लुगेट्स की तरफ फेंकता है। ब्लेड का आधा हिस्सा उसे घायल करने में सफल होता है। लुगेट्स के चेहरे पर एक घाव लगता है। लुगेट्स शॉक्ड है। उसने सुना था कि यूजीन शक्तिशाली है, पर जो उसने अभी देखा वो उसकी सोच से कहीं आगे था। वो जानता है कि अगर उसने यूजीन का सीधा सामना किया होता तो कभी जीत नहीं सकता है। उस पल वो खुश होता है यह सोचकर कि गाल्फ्रेडिक को मारने के बजाय उसे जाल के तौर पर यूज करना बिल्कुल सही था। वो संतुष्ट है कि आखिरी बलि जल्द चढ़ाई जाएगी। सिरी नोआर अपनी पूरी कोशिश करती है और मैजिक सर्कल्स बनाती है उन्हें गिरने से बचाने के लिए। चाहे वो पूरी तरह से एक सर्कल नहीं बना पाई, उसने अपनी उतरने की स्पीड थोड़ी कम कर ली, फिर भी उम्मीद से ज्यादा जोर से जमीन से टकराई। यूजीन दूसरी तरफ अपने पैरों पर खड़ा है। इससे पहले कि वो खड़ी भी हो पाती, वो यूजीन को दौड़ते हुए देखती है और उस पर चिल्लाती है, पूछते हुए कि वो कहाँ जा रहा है। वो उसे इग्नोर करता है और वहां से गायब हो जाता है। कोई और चॉइस ना होने पर वो खुद को उठाती है और जल्दी से यूजीन का पीछा करने के लिए दौड़ती है, खुद से कंप्लेन करते हुए। पर वो सामने का सीन देखकर वहीं जम जाती है। यूजीन गाल्फ्रेडिक को पकड़े खड़ा है। यूजीन उससे पूछता है कि क्या वो उसे बचा सकती है। वो मानती है कि उसे हीलिंग मैजिक कुछ खास नहीं आता, पर यूजीन उस पर दबाव डालता है, कहते हुए कि यह कोई जवाब नहीं है। हार मान के वो चुप हो जाती है और गाल्फ्रेडिक को ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश करने की ठानती है।
मिरियन फिर यूजीन को कहती है कि उस जगह पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यूजीन पूछता है कि क्या कोई दीवारें हैं जिन्हें वो तोड़ सकते हैं, पर मिरियन जवाब देती है कि कोई नहीं है। यह जगह भूल भुलैया का सबसे दूर का हिस्सा लगता है, एक बंद कमरा। मिरियन कहती है कि वो पहले ये कहना चाहती थी कि हवा में इतनी वाटर एनर्जी है कि उसने सोचा कि वो कुछ कर सकती है, पर एक वाटर स्पिरिट होने के बावजूद भी वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, खासकर उस खून की नदी को जो बहुत अजीब दिखती है। यूजीन आसपास देखता है और नोटिस करता है कि दीवारों हर जगह आंख का निशाना बना हुआ है। वो मिरियन से पूछता है कि वो खून को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती, और मिरियन जवाब देती है कि वो सिर्फ मरे हुए लोगों का खून कंट्रोल कर सकती है, जिसका मतलब है कि उस खून का मालिक अभी जिंदा है। अचानक उनके पास का खून उबल उठता है। धीरे धीरे एक मॉन्स्टर पूल से बाहर आता है, वही माइनोटॉर जो पहले आया था। सिरिनोआर, जो गाल्फ्रेडिक को ठीक कर रही थी, घबरा जाती है। यूजीन मिरियन को ऑर्डर देता है कि उनके लिए बाहर जाने का एक रास्ता ढूंढे, और मिरियन जल्दी से काम में लग जाती है। यूजीन फिर अपनी आधी टूटी तलवार निकालता है और विशाल माइनोटॉर का सामना करता है, पर वो चिंतित है क्योंकि गाल्फ्रेडिक अभी भी हिल नहीं सकता। वो खुद को याद दिलाता है कि वो माइनोटॉर को इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता। वो उस जीव पर अटैक करता है और आगे से वो मॉन्स्टर वो बड़ी संख्या में ब्लेड्स एक साथ यूजीन की तरफ फेंकता। यूजीन हर एक से बचने में सफल होता है। माइनोटॉर के पीछे से जाते हुए वो अपनी तलवार उसकी टांगों पर चलाता है, पर उसका अटैक मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यूजीन की तलवार तुरंत टूट जाती है। माइनोटॉर अपना मुंह खोलता है और आग उगलने लगता है। यूजीन मुश्किल से उससे बचता है, पर जब वो आगे से बचने की कोशिश कर रहा होता है तो मॉन्स्टर पीछे से और ब्लेड्स फेंकता है। वो ठीक समय पर उन्हें आते देख लेता है। यूजीन नीचे झुकता है और अटैक से बचने के लिए हवा में कूदता है। वो पास के पिलर्स पर लैंड करता है, सोचते हुए कि एक आम तलवार काम नहीं करेगी। यूजीन फिर अपने शरीर से खून निकालता है और इससे अपनी टूटी तलवार कवर करता है। यूजीन अपने लिए एक नया हथियार बनाने में सफल हो जाता है। अपनी पूरी शक्ति से वो माइनोटॉर की तरफ बढ़ता है और अपने नए हथियार से उसकी पीठ पर अटैक करता है। चाहे अटैक लगता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, मिनोटॉर उसे पकड़ लेता है और आगे की तरफ फेंक देता है। उसे एक दीवार पर दे मारता है। यूजीन बहुत घायल हो जाता है। सिरिनोआर सब कुछ देखते हुए गाल्फ्रेडिक को आवाज देती है, उससे भीख मांगते हुए कि वो जाग जाए, उसका दोस्त खतरे में है। जबकि यूजीन फिर से उठता है, दर्द से कराहते हुए। वो सोचता है कि सिरिनोआर सही थी। हाई रैंक मॉन्स्टर्स बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं। जैसे ही माइनोटॉर एक शक्तिशाली हवा की लहर छोड़ता है और फिर से ब्लेड्स की बारिश करता है, यूजीन दिल ही दिल में घबरा जाता है। ब्लेड्स उसकी तरफ आते हैं और कोई शक्ति ना बचने पर ब्लेड्स उसे हर जगह से घायल कर देते हैं। सिरिनोआर डर से चिल्लाती है, पर यूजीन कुछ बोल नहीं पाता। उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं बची। जब यूजीन को पिछली लाइफ वाली फीलिंग दोबारा आने लगता है, जब वो अपनी मौत को सामने खड़ा देखता रहा और खुद को बचने के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो सोचता है कि अब तक उसे ऐसी फीलिंग्स का आदी हो जाना चाहिए था। पर फिर भी किसी तरह कमजोर होना अभी भी उतना ही दर्द देता है। एक ब्लेड उसके शरीर में घुस जाती है। जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगता है, वो गाल्फ्रेडिक की तरफ देखता है। तभी गाल्फ्रेडिक की आंखें अचानक खुलती हैं। वो यूजीन को अपने सामने मरते देखते कर शॉक्ड है।